बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही सीखना चाहते हैं तो फिर आप चले जाएं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैंने हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन कर दिया है। आप क्वेश्चन के सामने लिखे गए टाइम पर क्लिक करते हुए डायरेक्टली अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चों, एक्सरसाइज 9.1 की तरफ बढ़ने से पहले यहां पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाना चाहूंगा, जिनका इस्तेमाल करते हुए आप बड़ी आसानी के साथ इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए इन बेसिक कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट लेते हैं। मेरे बच्चों, सबसे पहली चीज आपको रेडियस ऑफ अ सर्कल पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है। याद रखें बेटा कि सेंटर से सर्कल के ऊपर मौजूद किसी भी एक पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास सर्कल है, ये उसका सेंटर है। कोई भी एक पॉइंट आप ले लीजिए सर्कल के ऊपर, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, यहां से यहां तक ये जो लाइन आई है ये भी रेडियस है। इसी तरह से अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं तो यहां से यहां तक ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सब रेडियस हैं। और याद रखिएगा, अगर ये सर्कल है ना तो फिर मेरे बच्चों इसके तमाम जो ये लेंथ होंगी वो बराबर होंगी, यानी सेंटर से इस सर्कल के एक पॉइंट तक फासला हमेशा बराबर होगा। हाँ, अगर बराबर नहीं है तो फिर ये सर्कल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहां पे एक और शेप बनाता हूं। देखिए, ये शेप सर्कल नहीं है। अब इसका जो यहां से यहां तक फासला है वो कम है, यहां से यहां तक फासला ज्यादा है, तो ये सर्कल ही नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई सर्कल है तो उसके सेंटर से सर्कल के किसी एक पॉइंट तक फासला हमेशा हमेशा बराबर होगा। ठीक है, और इसको बेटा हम रेडियस कहते हैं, आर से इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तमाम जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आपने। अच्छा, उसके बाद फिर डायमीटर के ऊपर आ जाए। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर मेरे बच्चों, ये जो रेडियस है ना, इसका डबल लेंथ होती है। ठीक है, और ये एक लेंथ होती है जो कि इसके सर्कल के सेंटर से बिल्कुल पास करके जाएगी। जैसे देखें, ये ए बी, ये हमारे पास एक लेंथ है जो कि सर्कल के ऊपर दो पॉइंट को टच कर रही है और उसके सेंटर से पास कर रही है। सेंटर से पास करना और दो पॉइंट को टच करना जरूरी है मेरे बेटे। इस लाइन को हम कहते हैं, ये लाइन क्या है, डायमीटर है, और ये रेडियस का ऑलमोस्ट डबल होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर इसको मैं रेडियस कह रहा हूं, ये भी रेडियस होगा, तो आर यहां से लेके यहां तक और फिर आर यहां से लेके यहां तक, ये दोनों मेरे बेटे एड अप होकर 2r बन जाता है। ठीक है, सो एक डायमीटर जिसको हम डी से डिनोट करते हैं वो मेरे बच्चे बराबर होता है 2 टाइम रेडियस के। ठीक, अच्छा, उसके बाद फिर तीसरी चीज जो आपके लिए नहीं होगी वो कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होता है बेटा? कॉर्ड भी हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के दो पॉइंट को ही टच करती हुई जा रही होती है, लेकिन ये लाइन जो है वो यहां सेंटर से पास करके नहीं जा रही। अगर ये सेंटर से पास करके जाएगी ये लाइन तो फिर ये कॉर्ड नहीं, फिर इसको हम डायमीटर कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास एक सेंटर है सर्कल का। ठीक है, मैं यहां से लेके यहां तक ये एक लाइन ले सकता हूं। ठीक है ना, ये लाइन होगी, या फिर यहां से ऐसे एक लाइन ले लेता हूं, या फिर यहां से ऐसे एक लाइन ले लेता हूं। ये तमाम के तमाम मेरे बच्चे क्या है, ये हमारे पास कॉर्ड है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि इस सेंटर से पास नहीं कर रहे, तीनों लाइनें सेंटर से पास नहीं कर रही। अगर 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 कोई जो है वो ऐसे सेंटर से पास करके जाएगी तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, ये डायमीटर है, ये कॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो कॉर्ड में डायमीटर में फर्क आपको समझ आ गया कि जो डायमीटर होगा ना वो सेंटर से पास करेगा, सर्कल के दो पॉइंट को टच करती हुई जाती हुई लाइन है। ठीक है, और जो हमारे पास कॉर्ड है वो सर्कल के दो पॉइंट को टच करेगी वो लाइन, लेकिन वो सेंटर से पास नहीं करेगी। ये आप देख सकते हैं, सेंटर यहां पर है। ठीक है, तो ये इधर पाया जा रहा है, इधर पाया जा रहा है, इधर पाया जा रहा है, इसमें से नहीं गुजरेगा। ठीक है बेटा, अच्छा, इसको हम कॉर्ड कहते हैं। उसके बाद फिर टेंजेंट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई जाती है। मतलब यहां से, जैसे मैंने दिखाया, ये वाला पॉइंट है, ये लाइन टच करके जा रही है सर्कल के एक पॉइंट को। ठीक है, तो इसको हम टेंजेंट कहेंगे। अगर ये सर्कल के दो पॉइंट को टच करके चली गई तो अब ये टेंजेंट नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, अब ये कॉर्ड बन गया। तो इसलिए याद रखें बेटे कि वो लाइन जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई जाए और वो भी सेंटर से पास नहीं करे, ठीक है, तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक चीजें थी जो कि मैंने आपको बता दी है। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आ जाए जिनका इस्तेमाल करते हुए आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कॉन्सेप्ट बेटा ये है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इंतहाई आसान, इंतहाई मजेदार एक्सरसाइज है, बस आपने तवज्जो से बेटा इन कॉन्सेप्ट को सीख लेना है एक बार। ठीक है, अब इसमें कहा जाता है कि भाई अगर आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है, लाइक ये देखिए आपके पास ये सर्कल है,
और सर्कल के अंदर एक कार्ड है CD, मैं कार्ड वगैरह सब बता चुका हूं ना आपको, ये CD हमारे पास एक कार्ड है, ठीक है। अब अगर कोई भी ऐसी लाइन हो, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी ऐसी लाइन हो जो सर्कल के सेंटर से पास कर रही हो या सेंटर से स्टार्ट हो और इस कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, ये देखो 90 डिग्री, तो वो इसको दो बराबर टुकड़ों में बांट देगी। समझ गए? जैसे देखो जरा, यहां पर मैं इसको रेस कर लेता हूं, ठीक है, आपको दोबारा से मैं इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूं। देखिए बेटा ध्यान से जरा, ये मैं इस लाइन को रेस कर देता हूं, ये हमारे पास सर्कल आ गया, ठीक है, और ये आ गया जी इसके अंदर एक कार्ड, सही है, ये इसका सेंटर है। अगर मैं सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया इसके ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर ऑलमोस्ट इस साइड को बराबर हिस्सों में काट रहा है। अब खुद सोचो जरा एक लम्हे के लिए कि अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलरली ये लाइन ड्रा ना करूं, बल्कि इस लाइन को मैं यहां से यूं ड्रा करूं, ऐसे यूं मैंने लाइन ड्रा कर दी ऐसे, तो अब देखो इधर का टुकड़ा और इधर का टुकड़ा ये सारे बराबर नजर आ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, इसका मतलब गलत हो गया है ना, अब ये बराबर नहीं है। तो अगर आप एक पॉइंट जो है उससे सीधा परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे कार्ड के ऊपर, तो मेरे बच्चों वो फिर आपको कार्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करके दे देगा। अगर परपेंडिकुलर के अलावा आपने इधर या इधर किसी और एंगल पे उसको ऐसे बाइसेक्ट किया, तो फिर ये दोनों बराबर नहीं होंगे। जैसे अगर यहां पे बाइसेक्ट करेगा तो ये छोटा टुकड़ा हो गया और ये बड़ा टुकड़ा हो गया, ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो याद रखिए बेटा, कोई भी आपके पास कार्ड, लाइक ये एक कार्ड है, ठीक है, इसके ऊपर अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया सेंटर से, तो बराबर हिस्सों में काट देगा। या कोई और कार्ड ले लेते, यहां पे कार्ड ले ले, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया आपने, तो वो बराबर टुकड़ों में काटेगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर ड्रा न किया आपने उस कार्ड के ऊपर सेंटर से पास करने वाला, तो फिर वो उसको दो बराबर हिस्सों में नहीं काटेगा। ये एक एस्पेक्ट है, एक एंगल है इसको स्टडी करने का। देखिए मैं फिर से समराइज करता हूं, ये हमारे पास एक कार्ड है और ये एक लाइन है जो सर्कल के सेंटर से भी पास कर रही है और कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसको दो बराबर टुकड़ों में काट देगी। अगर मैं इस पॉइंट को E कह दूं, ठीक है बेटा, तो ये CE और ED ये दोनों लेंथ में बराबर होंगे। अब इसी चीज को एक और एंगल से हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए जरा, अब अगर ये कह दिया जाए, ठीक है, ये तो हमने देख लिया ना कि अगर सेंटर से पास करे और परपेंडिकुलर हो तो दो टुकड़ों में बांटेगी। अब दूसरे एंगल से देखिए, अगर कोई लाइन सर्कल के सेंटर से पास करे और एक कार्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, तो फिर वो लाइन उस कार्ड के साथ क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यानी इस बात को कहने का अंदाज अलग है, चीज वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बात को कहने का अंदाज अलग है। समझ गए हो? क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने इस्तेमाल करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर कोई ऐसी लाइन है जो कार्ड को दो बराबर हिस्सों में काट रही है, कोई लाइन है जो कार्ड को दो बराबर हिस्सों में काट रही है और वो लाइन सर्कल के सेंटर से भी पास कर रही है, तो फिर वो लाइन क्या होगी, उसके साथ परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अच्छा जी, इस बात को भी मैं आपको एक सर्कल बना के एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास कार्ड आ गया। देखो ये इसका कार्ड है, ठीक है ना। अब ये कार्ड का मिड पॉइंट है, यानी आधा इधर आधा इधर। अगर मैं ये वाली लाइन लेता हूं, ये वाली लाइन, ये देखो ये लाइन, ये सर्कल का सेंटर है, ये मैंने लाइन ली है। अब ये लाइन इसको दो बराबर हिस्सों में काट रही है, ये दो बराबर हिस्से हैं, लेकिन ये लाइन सर्कल के सेंटर से पास नहीं कर रही, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। अच्छा, फिर एक और लाइन ले लेते हैं जी, ये एक लाइन ले ली हमने, ये भी इसको दो बराबर हिस्सों में काट रही है, बराबर हिस्से ऑलमोस्ट इसके, लेकिन सर्कल के सेंटर से पास नहीं कर रही, तो ये भी परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन अब ये लाइन ले लीजिए, ये लाइन डॉटेड लाइन जो मैं बना रहा हूं ये, ठीक है, ऐसे। अब ये एक लाइन है जो इसको दो हिस्सों में काट रही है, लेकिन साथ ही साथ सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, तो फिर ये इसके साथ क्या होगी, परपेंडिकुलर। आप खुद देख सकते हैं मेरे बेटे कि ये लाइन जो है इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसलिए इस बात को कहने का दूसरा अंदाज भी क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर कोई लाइन कार्ड को दो बराबर हिस्सों में काट रही है और वो लाइन सेंटर से भी पास कर रही है, तो वो फिर वो लाइन जो है वो इस कार्ड के साथ क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो कार्ड और लाइन दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, अगर वो लाइन सेंटर से पास कर रही है सर्कल के। ठीक है, इसको मैं ओ सेंटर कह देता हूं। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर एक और कॉन्सेप्ट है जो कि हम इस्तेमाल करेंगे ऑलमोस्ट कोई आई थिंक लास्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, और ट्राइंगल जो है वो कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं, यानी बराबर होंगी। ठीक है, वो हमें कैसे पता चलेगा, याद रखिए बेटा, इस ट्राइंगल के अंदर टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल होते हैं। ठीक है, अब इस ट्राइंगल की तीनों साइड इस ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर हो, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों एंगल के बराबर हो।
ठीक है, तो उस सूरत में फिर वो ट्रायंगल क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक है, ये देखिए ये ए बी साइड इसके जो बी डी के बराबर होगी, और जो यहाँ पे बी सी है वो ई एफ के बराबर होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो ए सी है वो डी एफ के बराबर होगी। ठीक है, और इसमें जो एंगल ए है और एंगल डी बराबर, एंगल बी और एंगल ई बराबर, एंगल सी और एंगल एफ बराबर, तो दोनों क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, अच्छा अब जरूरी नहीं है कि आपको ये 6 के 6 कंपोनेंट्स निकालने हैं तब जाके पता चलेगा आपको कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं ये नहीं है। उसका एक आंसर आसान तरीका बेटा वो ये है कि इन दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड और अगर एक एंगल, ये तीन चीजें, तीन कंपोनेंट्स, दो साइड और एक एंगल, वो आपको बराबर हो गए, पता लग गया कि दोनों बराबर हैं, तो बाकी बराबर होंगे, आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर दो एंगल और एक साइड बराबर आ जाए तो भी वो दोनों क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, आपको बाकी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है, तीन काफी है। ठीक है, अगर तीनों साइडें बराबर हुई तो फिर वो डाउटफुल होता है। ठीक है, सॉरी तो कॉन्ग्रुएंट होगी, सॉरी अगर तीनों एंगल बराबर हुए तो फिर डाउटफुल है, मे बी वो दोनों ट्रायंगल साइज में बराबर हो, मे बी वो बराबर ना हो, क्योंकि तीनों एंगल का सेम होना इस चीज की श्योरिटी नहीं होती कि दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम टू सेम है या दोनों साइज में इक्वल है। लाइक अगर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया हमारे पास, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक छोटी एक बड़ी है, इसके भी तीनों एंगल 60, इसके भी तीनों एंगल 60, एंगल तो तीनों बराबर है, लेकिन 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 इनकी जो है वो आपस में देख सकते हैं कि एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, इसकी साइड्स छोटी हैं, इसकी साइड्स बड़ी हैं, उसको कॉन्करेंट ट्रायंगल कहते हैं, यानी जिसकी साइड्स में रेशियो सेम हो, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट वो होती है जो बराबर ट्रायंगल्स होती है। ठीक है, तो तीन चीजें चेक कर लेनी है, टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं, तीन मैच कर गए तो काम ओके है। वो तीन किस तरह से मैच करने चाहिए, तो तीनों साइड बराबर हो जाए, या फिर दो साइड के साथ एक एंगल आ जाए, या दो एंगल के साथ एक साइड आ जाए। ठीक है, लेकिन तीनों एंगल वाला केस यहां पर नहीं होगा। ठीक है, ओके, इस तरह से मेरे बच्चे आपके पास जो ट्रायंगल होंगी वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो एक क्वेश्चन के अंदर आपने यही चीज प्रूव करनी होगी, आपने दो साइड के साथ एक एंगल या दो एंगल के साथ एक साइड, दोनों ट्रायंगल में इक्वल प्रूव कर देनी है, तो वो दोनों ट्रायंगल आपके साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी एक दूसरे में। और आप कह सकते हैं कि ये अगर इसके बराबर है तो इसकी हर साइड उसकी हर साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होगी, और हर एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चंस की जाने। क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए जिसके अंदर एक साइड की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसके अंदर तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। शो दैट वन एंड ओनली सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू वर्सेस ऑफ ट्रायंगल। अब आपने यहां पे शो करना है कि इस ट्रायंगल के तीनों किनारों से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ही गुजर सकता है। ठीक है, इसके अलावा व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल ड्रॉन। अब जो सर्कल गुजर सकता है उस ट्रायंगल के तीनों किनारों से, उसका रेडियस कितना होगा वो भी हमें मालूम करना है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान क्वेश्चन है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है, बस तवज्जो से आपने सीखना है। तो सबसे पहले बेटा हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। कैसे ड्रा करेंगे, आपने स्केल ले लेना है, ठीक है, और एक 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगानी है। अब मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की लंबी लाइन लगाऊंगा तो फिर मैं आपको समझा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है बोर्ड के मुकाबले में। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि 3 इंच की जो लेंथ है ना बेटा, 3 इंच, उसको मैं 1 सेंटीमीटर शो करता हूं। तो यहां से स्टार्ट कर लिया हमने, तो ये 12 इंच है, तो ये समझो 4 सेंटीमीटर की लाइन लग गई। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें मैं 1 सेंटीमीटर और का ऐड कर लेता हूं जी। ये अब मेरे पास जो है वो 5 सेंटीमीटर की लाइन लग गई है। ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट करूं 5 सेंटीमीटर की लाइन से। ओके, तो इधर लिख देना चाहिए जी 5 सेंटीमीटर, और इसको मैं नाम दे देता हूं बेटा जी ए बी का। ये आ गया ए पॉइंट और ये आ गया हमारे पास बी पॉइंट। लाइन ड्रा कर लिया। उसके बाद फिर आगे क्या करेंगे बेटा, आप कंपास उठाएंगे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने का तरीका ये होता है कि आपने इस कंपास को इतना ओपन करना है जितनी एक साइड की लेंथ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहां रखूं तो ये इसके बराबर आती है कि नहीं, थोड़ा सा और इसको बढ़ा लेंगे, ये अब बिल्कुल एग्जैक्ट उसके साइज के बराबर ओपन कर ली गई है। इस किनारे पे रखेंगे, ए वाले किनारे पे, और यहां पर हम एक आर्क बना लेंगे ऐसे। उसके बाद फिर ऑपोजिट एंड पे आएंगे, यहां पर इस किनारे पे रखेंगे इसको, कंपास को, ठीक है, और यहां पे हम एक आर्क बना लेंगे। ये आर्क आ गया हमारे पास। ठीक है, अब बेटा यहां पे थोड़ा सा स्लिप होने की वजह से थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, लेकिन मेथड यही होगा। ठीक है बेटा, अच्छा जी, चलें इसको थोड़ा नीट कर लिया हमने। ये हमने देखा कि ये एक आर्क बनी हमारे पास,
और ये आगे हमारे पास दूसरी आर्क, जहां पे दोनों कट कर रही हैं उस पॉइंट को आप सी का नाम दे दीजिए। अब मेरे बच्चों क्या करेंगे जी, आप इस पॉइंट सी को ज्वाइन कर देंगे बी से और ज्वाइन कर देंगे उसको ए के साथ, ठीक है। तो हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल तैयार होगी। ये आ गया एक पॉइंट ऐसे और इधर से ये लीजिए बेटा, ये आ गई हमारी एक साइड। अब हमने इसको ए से भी ज्वाइन करना है, तो इधर से हम ऐसे करेंगे, ए पॉइंट और सी पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारी आ गई इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है बेटा। अब इतना काम हो गया, अब क्या करेंगे नेक्स्ट आगे। अब मेरे बच्चों हमने यहां पे जो है वो सर्कल ड्रा करना है, ऐसा सर्कल जो कि इधर से और इधर से, यानी तीनों वर्सेस को टच करता हुआ जाए। तो उसके लिए फिर ये करेंगे कि इसका राइट बाइसेक्टर यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, और किसी और साइड का, इसका भी ले सकते हैं इसका भी ले सकते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे वो पॉइंट उस सर्कल का रेडियस होगा, ठीक है, सॉरी रेडियस कह रहा हूं, सेंटर होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए सबसे पहले ये तरीका होता है बेटा कि आपने हाफ से थोड़ी सी ज्यादा कंपास को खोल देना होता है। यानी अगर ये लेंथ कितनी भी है ना, इसके हाफ से थोड़ी सी ज्यादा कंपास आपने खोल लेनी है। ये उसके बाद आपने इस पॉइंट पे रखा और एक आंख यहां से यूं लगाएंगे ऐसे, फिर अपोजिट पॉइंट के ऊपर आएंगे इधर से और इधर रखेंगे इस किनारे के ऊपर इसका पिन को, और यहां पे एक आंख बनाएंगे और इसी तरह से एक आंख आप इसे नीचे लगाएंगे ऐसे, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, आपने इन दोनों को ना ज्वाइन कर देना। मैं इसको रेड कलर से ऐसे ज्वाइन कर देता हूं। ये हमारे पास आ गया जी पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, इधर से और ये इधर से, ठीक है। ओके, डाठी लाइन से शो करते हैं इसको। ये बेटा जी हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया एक साइड का। अब हमने इसी तरह से जो दूसरी साइड है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी निकालना है, ठीक है। तो हाफ से थोड़ी सी ज्यादा कंपास खुली होनी चाहिए। ये हमारा बस हाफ से थोड़ी सी ज्यादा खुली हुई कंपास ऐसे, और इसी को हम आगे बढ़ा देंगे इस तरह से ऐसे, ठीक है। अब ऑपोजिट साइड के ऊपर आएंगे इधर से और इसको यूं कट करेंगे ऐसे और इधर से ऐसे, ठीक है बेटा। अब जहां पे ये दोनों कट कर रही हैं उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना हमने। जैसे देखिए, अगर आप ये वाला पॉइंट है एक और दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास ये वाला, इन दोनों को हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। चलिए जी, डॉटेड लाइन से हमने इनको ज्वाइन कर दिया, ये ठीक है। अब बेटा ये दोनों राइट बाइसेक्टर्स आ गए हैं। जहां पे दोनों राइट बाइसेक्टर मिले हैं ना, ये वाला पॉइंट, वो पॉइंट जो है वो हमारे पास सेंटर बन जाएगा सर्कल का। और उसके बाद अब हमने ऐसा सर्कल ड्रा करना है जो इस किनारे को, इस किनारे को, इस किनारे को टच करता हुआ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपने कंपास को ओपन करना है और यहां पे रखना है। उसके बाद इसको इतना एक्सटेंड करेंगे कि ये इसको यूं टच करती हुई जाए। ये देखिए, अब अगर मैं यहां रखूंगा, इसको टच कर रही है, ये देखिए इसको भी टच कर रही है, और इधर से अगर आप देखें तो ये इसको भी टच करती हुई जा रही है। इन पॉइंट्स को मैं जरा थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूं ताकि क्लियरली विजिबल हो। ये हमारा पहला पॉइंट, ये आ गया दूसरा पॉइंट, और ये बेटा आ गया हमारे पास तीसरा पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स को टच करती हुई जानी चाहिए, ठीक है बेटा। ओके जी, यहां पे रखा आपने कंपास को, और उसके बाद फिर आपने एक सर्कल ड्रा करना है, ऐसे घुमाते जाइए उसको, और ये दूसरे पॉइंट को टच करती हुई चली गई है। उसके बाद यहां ले आइए, थोड़ा सा कंपास हिलने की वजह से इसका सर्कल खराब हुआ, बाल इसको ठीक कर लीजिए बेटा। असल में मेरे पास स्लिपरी है ना एनवायरनमेंट, थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर स्लिप हो जाता है ये, इस वजह से आपके पास इंशाल्लाह वो पेज के अंदर कंपास ग्रिप कर जाएगी, तो आपका इस तरह का इशू नहीं आएगा। तो देखिए, अब यहां पे आप देख सकते हैं स्टार्ट में भी हमने चेक कर लिया था कि हमारा इसको भी टच करता हुआ जा रहा है, इसको भी टच करता हुआ जा रहा है, और यहां पर भी अगर आप देखें बेटा इसको तीनों को टच कर रहा है, ठीक है। तो अगर तीनों को टच कर रहा है तो सर्कल आपको कभी भी खराब नहीं हो सकता। यहां पर थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आता है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आता है कि बोर्ड ज्यादा स्लिपरी होता है, ठीक है बेटा। ओके जी, तो ये भी हमारे पास ओके हो गया जी। ओके, तो अब देखिए हमने इस बाइसेक्टर को ड्रा किया, फिर इस साइड के राइट बाइसेक्टर को ड्रा किया। जहां भी हमने देखा दोनों मिल रहे हैं, उस पॉइंट को हमने नाम दे देना ओ का। इसको हम ओ का नाम दे देते हैं, चलो रेड से लिख देता हूं मैं। इस पॉइंट को नाम दे दिया गया ओ का, ठीक है। तो ये वो सेंटर आ गया, ये वो सर्कल तीनों पॉइंट्स को टच करता हुआ जा रहा है।
और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा वो ये था बेटा कि हमने उस सर्कल का ना रेडियस भी मालूम करना है, ठीक है। तो रेडियस मालूम करने के लिए फिर तरीकाकार क्या होगा, आप यहां से इधर से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहां तक इसके जो है वो चेक कर लेंगे कि कितनी लेंथ बनती है। ये ऑलमोस्ट बन रही है मेरे पास 8.5, ठीक है। अब मैं आपको पहले बता चुका बेटा कि मेरे पास छोटी डायग्राम नहीं बना सकता मैं आपको बड़ी बना के समझा सकता हूं। तो इसके मुताबिक ये तकरीबन 8.5 इंच आ रही है। तो अगर मैं कैलकुलेटर से चेक कर लूं इसको, 8.5 को मैं डिवाइड कर लेता हूं 3 से, तो मुझे पता चलेगा कितने सेंटीमीटर बनेगी ये। तो ये बनती है बेटा, ये देख सकते हैं आप 2.83, ठीक है। और हमारे पास जो है वो जो आंसर आना चाहिए वो लगभग 2.8 2.9 यानी 2.88 आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें गुंजाइश हो सकती है, फर्क आ सकता है, लेकिन ये आंसर भी आपका ठीक ही माना जाएगा। 2.8 भी लिख सकते हैं, 2.9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास लेंथ बन रही है इसको आप स्केल लगा के मेजर करेंगे। इसको हाईलाइट भी कर देता हूं मैं यहां से लेके यहां तक। ये मेरे बच्चे आ गया इस सर्कल का रेडियस, ठीक है, जो कि 2.83 हमारे पास शो हो रहा है। बट एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो आपने, क्योंकि पेपर में सॉल्व करते हुए आपको पता नहीं होता कि ये सही है या गलत है, तो उसके लिए एक तरीका ये होता है कि आपको जो पिछली एक्सरसाइजेस के अंदर एक क्वेश्चन समझाया गया तो उसमें ये कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ कि जो रेडियस है और एक साइड है एक ऐसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो कि एक सर्कल के अंदर पड़ी होती है या सर्कल के अंदर ड्रा की होती है, उसके लिए उसकी साइड और रेडियस के दरमियान ये रिलेशन होता है। अगर आप खुद चाहें तो पहले चेक कर लें कि अगर इस साइड की एक साइड की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसका रेडियस कितना बनता है, वो 2.8867 बन रहा है। लेकिन मेरे पास जो आ रहा है वो 2.83 आ रहा था, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो इसको 2.83 भी लिख सकते हैं, 2.88 भी लिख सकते हैं, 2.9 भी सेंटीमीटर भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आपको मैंने वो चीज वेरीफाई करके बता दी गई है। मेरे पास 2.83 आ रहा है। वजह यह कि थोड़ा बहुत एरर इसमें सॉल्व करते हुए, बनाते हुए, ड्रा करते हुए आ जाता है, क्योंकि हाथ स्लिप होता है बोर्ड के ऊपर, वरना आपको डायरेक्ट जो एग्जैक्ट आंसर था वही मिलता। तो आपका जो आना चाहिए आंसर वो 2.88 आना चाहिए, ठीक है। यहां लगभग उसको आप 2.9 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास 2.83 शो हो रहा था, यहां पर 2.88 आना चाहिए था, सही है। तो यहां से हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा जो हमने इस सर्कल का रेडियस कैलकुलेट किया वो बिल्कुल ठीक था, ठीक है ना बेटा। अब हम आ जाते हैं बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर। जो काम आपने किए वही आपने साथ में यहां पे लिखने भी हैं। तो सबसे पहले हमने लाइन ड्रा की थी, तो लिखेंगे ड्रा लाइन ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ड्रा कर ली। उसके बाद ड्रा आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर at point A and B and cut at point C to draw the triangle ABC। उसके बाद हमने क्या किया था कि जितना इस AB की लंबाई थी उतने रेडियस की एक आर्क यहां लगाई पॉइंट A से, फिर एक पॉइंट B से आर्क लगाई थी, जहां पे दोनों ने कट किया उस पॉइंट को C का नाम दिया था हमने, ठीक है। फिर हमने C को A से, C को B से ज्वाइन किया और एक ट्राइंगल ABC बना दी थी। उसके बाद ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड AB एंड AC। AB साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया था, फिर जो AC साइड उसका राइट बाइसेक्टर ड्रा किया था। उसके बाद बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर दोनों एक पॉइंट O के ऊपर मिल रहे थे, ठीक है। ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस OC। फिर हमने सर्कल ड्रा किया जिसका रेडियस जो है वो O से लेके C पॉइंट तक था और O पॉइंट को ऊपर रखते हुए हमने वो सर्कल ड्रा कर दिया। दिस सर्कल इज द ओनली वन सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू द वर्सेस ऑफ द ट्राइंगल। अब ये वो वाहिद सर्कल है जो कि इस ट्राइंगल के वर्सेस से गुजर के जा सकता है, क्योंकि इसके अलावा किसी और पॉइंट के ऊपर आप सर्कल ड्रा करेंगे। लाइक अगर देखें मैं यहां से ऐसा करता हूं जी, इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूं जी, यहां पर देखें अब ये इसको तो टच कर रहा है लेकिन इसको टच नहीं कर रहा और ना ही ये इसको टच कर रहा है, इसलिए अब सिर्फ ये एक ही जो सर्कल है वो आप यहां से ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और सर्कल ड्रा नहीं होगा जो कि इस ट्राइंगल के तीनों वर्सेस से गुजरता हुआ जाए, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट P इज द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द सर्कल। बेटा ये दो आपको सर्कल दिए गए और बताया जा रहा है कि इनमें जो P है वो इन सर्कल का सेंटर है, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अननोन की वैल्यू मालूम कीजिए। जैसे यहां पर x अननोन है, यहां पर y अननोन है, इन दोनों की वैल्यूज को हमने मालूम करना है। इफ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अगर सर्कल के सेंटर से लगाई गई जो लाइन है वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, ठीक है बेटा। और हमने बेसिक कंसेप्ट में सीखा था कि कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करती है लेकिन सर्कल के सेंटर से पास नहीं करती। तो ये A से लेके B तक ये वो लाइन आ गई जो सर्कल के दो पॉइंट को टच कर रही है और सेंटर से पास नहीं कर रही, इसको हम कॉर्ड कहेंगे। यहां पर बेटा हमारे पास EF कॉर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब वो जो लाइन जिसका जिक्र किया जा रहा है वो ये लाइन है जो कि सर्कल के सेंटर से पास कर रही है,
ठीक है, और इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, यहां पर जो है ये PD, ये वो लाइन है जो कि सर्कल के सेंटर से पास कर रही है और कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी इसके फर्स्ट पार्ट को। अब फर्स्ट पार्ट में ये डायग्राम दी गई है, इसमें अननोन है x, इस x की वैल्यू को हमने मालूम करना है। ठीक है बेटा, अब जो गिवन डाटा नोट कर लीजिए, यहां पर AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और जो PD है उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, और ये जो x है ना बेटा, इस x की वैल्यू को हमने मालूम करना है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में ना एक बात बताई गई है कि ये जो लाइन है ना, CD लाइन, ये सर्कल के सेंटर से पास कर रही है और कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई लाइन सर्कल के सेंटर से पास करे और कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो वो कार्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है। ये हमने बेसिक कंसेप्ट में सीखा। वही बात हम यहां पे लिखेंगे कि जो सीडी लाइन है वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB के, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, वो सेंटर से ही पास कर रही है। इट मींस कि फिर जो ये वाला टुकड़ा है और ये वाला टुकड़ा दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर देती है, दो बराबर हिस्सों में तोड़ देती है। सो AD इज इक्वल टू BD, ठीक है, या DB, और उसको हमने अगर BD को x कहा तो फिर AD भी x के बराबर होगा। तो हमने अलग से डायग्राम बनाई सोल्यूशन के लिए, इसको x कह दिया, इसको भी x कह दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या हैं, बराबर। वजह मैंने आपको बता दी। तो इस तरह से ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल को मैंने अलग से यहां दिखा दिया। अब इस x की वैल्यू मालूम करनी है, ये 3 है और ये 5 है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है, APD, ठीक है। तो APD ट्रायंगल के अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब इनके नाम लिखे, हाइपोटेन्यूज का नाम जो है वो AP है, और जो बेस है उसका नाम AD है, और जो परपेंडिकुलर उसका नाम PD है, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट की है, 5 का स्क्वायर 25, x इसी तरह से रहेगा, स्क्वायर उसका 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अब इस 9 को इधर ले आइए, 25 में से 9 गए तो 16 बचता है, x का स्क्वायर 16 के बराबर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये मेरे बच्चों इसका सोल्यूशन आ गया। फिर इसी तरह आप अपने आ जाना जी इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। इसमें ये डायग्राम दी गई है और y की वैल्यू मालूम करनी है। ये साइड दी गई है 10 सेंटीमीटर और ये साइड दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो मसला ही नहीं है, ये तो वैसे ही बनी बनाई ट्रायंगल है। ये देखिए, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, ये वाली, इसको मैं यहां पे अगर आप कहें तो मैं अलग से बना देता हूं। ये इस ट्रायंगल का जो नाम है वो नाम है जी PDF, ठीक है। इसको कह दिया P, इसको कह दिया D और इसको कह दिया हमने F। ये PDF ट्रायंगल है और इसके अंदर जो ये एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि उसने खुद बताया कि जो लाइन है वो इस के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर तो मतलब ये एंगल 90 बन गया, अगर ये एंगल 90 बन गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ये साइड हमारी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ये साइड हमारी 8 सेंटीमीटर है। ये डाटा में नोट कर लीजिए इन दोनों चीजों को, ठीक है। अब मालूम क्या करना है, इसको मालूम करना है y को, तो इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब इनके नाम लिखिए, हाइपोटेन्यूज जो है वो PF से डिनोट किया जा रहा है, BD जो है यानी बेस जो है वो हमारे पास DF से डिनोट की जा रही है, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर है वो DP से, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट करो, ये इसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है 8, इसको हमने मालूम करना है। y क्या दिया उसको हमने 100 हो गया 10 का स्क्वायर, 64 हो गया 8 का स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा 36 बचेगा। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, दोनों तरफ ले लो बेटा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, y इज इक्वल टू 6 आएगा आपके पास, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 36 हुआ है हमारे पास 6 होता है। इस तरह से हमें इस अननोन की वैल्यू भी मिल गई, दैट इज 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लेंथ ऑफ डायमीटर CD ऑफ द सर्कल। या आपको एक सर्कल दिया गया है, इसके अंदर एक डायमीटर CD मौजूद है जिसकी वैल्यू आपने मालूम करनी है। व्हेन AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये रहा AB 10 सेंटीमीटर, PE इज इक्वल टू 12, ये P से लेकर E तक लेंथ 12 सेंटीमीटर है। आल्सो फाइंड CE, और आपने C से लेकर E तक लेंथ को भी मालूम करना है। बेटा अगर आप इसके डायग्राम को गौर से देखें तो ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ये एक कॉर्ड है और ये एक लाइन है जो कि सर्कल के सेंटर से पास कर रही है और कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब बेसिक कंसेप्ट के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करती हुई जाती है, लेकिन वो सर्कल के सेंटर से पास नहीं करती, इसलिए ये कॉर्ड आ गया, ठीक है। और अगर कोई लाइन सर्कल के सेंटर से पास करे और वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो वो कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो अगर ये पूरी लेंथ 10 सेंटीमीटर थी तो मैं यहां दोबारा से इस डायग्राम को बनाता हूं, क्योंकि ये तो आपको क्वेश्चन में दी गई थी ना, इसमें आप चेनिंग करेंगे। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर जो लाइन है ये कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसको 2 बराबर हिस्सों में काटेगी, ये भी 5 सेंटीमीटर बन जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है बेटा, ओके। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर। मालूम क्या करना है बेटा, हमने मालूम करना है डायमीटर।
और हम जानते हैं कि रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डायमीटर हमें सर्कल का मिल जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब अगर हम पहले रेडियस निकाल लें, ठीक है, तो हमारे लिए आसान होगा, और जब रेडियस आ जाएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमीटर मिल जाएगा हमें। ठीक है, देखिए कैसे। देखो मेरे बच्चों, यहां पर ना हमने इस पॉइंट P को ना पॉइंट A से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने से क्या बन गया, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर थी, तो मतलब ये एंगल 90 है, ये एंगल 90, ये परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बन गई, ये हाइपोटेन्यूज बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारे पास। ठीक है बेटा, ओके। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर x जो है वो बेसिकली सर्कल के रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो इसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी। जब रेडियस आ गया आपके पास तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास डायमीटर आ जाएगा, काम आसान। ठीक है, तो इसी तरह से सबसे पहले डाटा नोट कर लीजिए, ए बी 10 सेंटीमीटर है, पीई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। अब यहां पर एई और ईबी दोनों 5 सेंटीमीटर के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये डीसी या सीडी ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और सर्कल के सेंटर से भी पास कर रही है। मैंने कॉन्सेप्ट के लिए यहां लिख दिया साथ में। ठीक है, इसलिए दोनों बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गए, 2 से डिवाइड कर लो, 5 सेंटीमीटर बन जाएगा। सीडी और सीई दोनों हमने मालूम करने हैं। तो यहां पर आप बताओगे फर्स्ट हमने मालूम करना है रेडियस। ठीक है, उसके लिए ए को पी से ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ट्रायंगल एपीई बन जाएगी, उसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। लो जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब इसकी साइड्स के जो भी नेम है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास एपी है। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा से यहां पे बना सकूं तो यहां पे ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गई बेटा। ये साइड एक्स है, इसका नाम P है, इसका नाम E है और इसका नाम बेटा हमारे पास E है। ठीक है ना, APE। तो यहां पे जो है ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, इसकी वैल्यू हमारे पास 12 है सेंटीमीटर में, और इसकी वैल्यू बेटा जी हमारे पास 5 है सेंटीमीटर में। ठीक है, ओके। तो अब देख सकते हैं जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दोनों लिख दिया हमने। अब हम उनकी वैल्यूज को पुट कर देना है। हाइपोटेन्यूज को x कहा गया तो x लिख दीजिए, बेशक आप r भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर जो AE है उसकी वैल्यू 5 आ गई, और PE की वैल्यू हमारे पास जो है वो बेटा आ गई है 12। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 होता है, दोनों को जमा करो 169 बनेगा। x का स्क्वायर 169 के इक्वल, बट हमें वैल्यू चाहिए x की, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, x की वैल्यू बेटा 13 आ जाएगी। तो इस तरह से जो AP है यानी A से लेके P तक लेंथ जिसको हमने x से रिप्रेजेंट किया था, वो एक सर्कल का रेडियस भी, क्योंकि मैंने बेसिक कांसेप्ट में बताया था कि सर्कल के एक पॉइंट से लेकर यानी कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए सर्कल का, उससे सर्कल के सेंटर तक की जो लेंथ होती है वो रेडियस होती है। और रेडियस तमाम रेडियस बराबर होते हैं, चाहे वो AP हो, चाहे वो DP हो, चाहे वो CP हो, चाहे वो BP हो। ठीक है, ये सब के सब मेरे बच्चों बराबर होते हैं। ठीक है ना, इसलिए ये हमारे पास रेडियस आ गया, x इज रिप्रेजेंटिंग द रेडियस। ठीक है, तो अब हमने मालूम करना है डायमीटर। तो डायमीटर बराबर होता है 2 टाइम रेडियस, फार्मूला लिख दिया। अब डायमीटर हमने CD लिख दिया, तो CD किसके बराबर होगा, 2 टाइम AP के। ठीक है, तो अब ये AP की वैल्यू आ गई हमारे पास 13, जो ऊपर मालूम की थी हमने। ठीक है, क्योंकि रेडियस है ये, तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया 26 सेंटीमीटर, ये मेरे बच्चे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास DP, ये हमारे पास AP, ये हमारे पास CP, ये सब रेडियस है ना, सब के सब 13 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि एक सर्कल के तमाम रेडियस बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरे बच्चों आपने इन सबको बता दिया भाई 13 है। ठीक है, अब यहां पे भी फॉर्मूले में अगर आप चाहें AP की बजाय अगर आप DP भी लिखना चाहें तो DP भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे बच्चों हमने मालूम करनी वैल्यू ये वाली। ठीक है ना, अब यहां से लेके यहां तक लेंथ जो है वो रेडियस है, वो आपको मालूम है, और जो ये C से E तक वैल्यू आपने मालूम करनी है, P से E तक की वैल्यू भी आपको मालूम है, तो CE की वैल्यू फिर बराबर होगी PC माइनस PE। ठीक है ना, ये देखिए P से लेके C तक की वैल्यू, उसमें से माइनस कर दें आप PE वाली तो आपको CE मिल जाएगा। अब PC की वैल्यू 13 अभी हमने मालूम करी है ना, क्योंकि रेडियस बनता है PC। ठीक है, ये मैंने ऊपर लिखा है ना, देखो PC कह लो या CP कह लो, एक ही बात है। सही है, तो इसकी वैल्यू 13 ही है। तो अब हमने इसकी वैल्यू 13 पुट कर दी है, माइनस PE की वैल्यू 12 जो क्वेश्चन में दी गई थी, दोनों को माइनस किया तो 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह CE की वैल्यू आपके पास 1 सेंटीमीटर आ गई। तो दोनों चीजें मालूम कर ली, ये भी मालूम कर ली हमने, और इसका डायमीटर जो है वो भी हमने मालूम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग डायग्राम OB is equal to 15 centimeter, OF is equal to 9 centimeter. Find length of the chord CD given that OF is perpendicular to CD. बेटा इस क्वेश्चन में ये वाली आपको डायग्राम दी जा रही है और बताया जा रहा है कि इसमें जो O से लेके B तक लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, O से F तक जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है, और आपने इसके अंदर जो कॉर्ड है CD इसकी लेंथ को मालूम करना है। और एडिशनली बताया जा रहा है कि OF लाइन जो है वो इस CD के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा,
अब आपने गौर से जरा इस डायग्राम को देखना है बेटा। सी डी तो हमारे पास कॉर्ड है, यानी ऐसी लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करती हुई जा रही है और सेंटर से गुजर नहीं रही, ठीक है। अच्छा, और ये जो बी डी है ये हमारे पास डायमीटर है, क्योंकि ये भी सर्कल के 2 पॉइंट को टच कर रही है, लेकिन ये सर्कल के सेंटर से गुजरती हुई जा रही है, ठीक है बेटा। ओके, ये डायमीटर और ये कॉर्ड। अब ये एक लाइन है जो कि सर्कल के सेंटर से गुजर रही है और कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बेटा याद रखना है, ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजरे और कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वो कार्ड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। अब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर है, ये सी एफ और ये एफ डी दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्योंकि हमें पता नहीं है, मालूम करनी है, तो हम इसको एक्स कहेंगे तो फिर इसको भी एक्स कहना पड़ेगा, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है बेटा। और हमने इस सी डी की लेंथ को मालूम करना है, वो हम कैसे मालूम करेंगे, पहले हम इस एक साइड की वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये दोनों बराबर हैं तो फिर दोनों को जमा करके हमें सी डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बेटा मैंने डायग्राम नीचे लिख दी है, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो एक सर्कल के तमाम रेडियस बराबर होते हैं। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो फिर ये भी कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, क्योंकि एक सर्कल में 2 रेडियस अलग हो ही नहीं सकते। रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को रेडियस कहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो ये 15 है तो ये भी 15 होगी। अब ये तो खुद बता दी उसने 9 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे ना एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये 15 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर और ये एक्स है, ठीक है। तो इसको ना आपने अलग से ले जाना, जैसे मैंने यहाँ पे अलग से ड्रा कर दिया, और इसके ऊपर बेटा सीधे सीधा हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये साइड मालूम करेंगे। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो ये भी x, ये दोनों बराबर है, इन दोनों को जमा करके हम सी डी की वैल्यू को मालूम कर लेंगे। तो डाटा लिखिए बेटा, सबसे पहले OB जो है वो 15 सेंटीमीटर है और OD भी 15 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि दोनों एक सर्कल की रेडियाई है, ठीक है। अच्छा, OF की वैल्यू आपको 9 सेंटीमीटर दी गई है और CD की वैल्यू आपको मालूम करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप बताएंगे as OF is perpendicular to the CD and OF is also passing through the center, तो दोनों कंडीशन पूरी हुई कि वो लाइन OF सेंटर से भी पास कर रही है और जो है वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, कॉर्ड CD, तो उसको बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। सो CF इज इक्वल टू FD, ठीक है, वो जो मैंने शुरू में बताया। तो आपने दोनों को इक्वल कर लेना लेट x के, ठीक है बेटा जी। ओके, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल थी उसको मैंने यहाँ पर ड्रा किया और इसके ऊपर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, तो लिखूंगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इस हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है, तिरछी साइड का OD लिख दो, OD। बेस क्या है, इसको हम कह देते हैं FD और परपेंडिकुलर क्या है, इसको कह देते हैं हम OF, सॉरी, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट करो, OD की वैल्यू 15 क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है ना, OD ये 15, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद फिर FD x है उसको मालूम करना है, OF 9 सेंटीमीटर पुट कर दिया। अब 9 का स्क्वायर 81, 15 का स्क्वायर 225, x का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसको इधर ले आइए माइनस हो जाएगा, 144 बचेगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा बेटा आपके पास 12। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट से कटेगा तो x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये आपके पास एक साइड की लेंथ आ गई, ये वाली जो है ये 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 है तो फिर ये भी 12 होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे CD की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये यहां से लेके यहां तक लेंथ बराबर है दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, तो लिख दिया कि CD बराबर है CF प्लस FD। अब CF भी x के बराबर है, FD भी x के बराबर है, क्योंकि दोनों बराबर है, हमने उनको x सपोज किया था, x को x में जमा करेंगे तो 2x बन जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर, अभी मालूम किए, वो यहां पुट कर दो, 12 का 2 से मल्टीप्लाई किया 24 सेंटीमीटर, ये बेटा आपके पास CD की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट लेंथ ऑफ कॉर्ड AB in the following diagram if OC is perpendicular to AB। बेटा इस क्वेश्चन में ये आपको एक डायग्राम दी गई है, ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि आपने कैलकुलेट करनी है कॉर्ड AB की लेंथ। ये रहा हमारा कॉर्ड AB जिसकी लेंथ आपने मालूम करनी है, और इसके अलावा आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि OC लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है AB से, ये OC है, ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है बेटा। अब अगर आप थोड़ा गौर से देखें इस डायग्राम को, तो OC एक लाइन है जो कि सर्कल के सेंटर से पास कर रही है और AB कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो मैंने आपको बेसिक कांसेप्ट में सिखाया था बेटा कि जब भी कोई लाइन सर्कल के सेंटर से पास करेगी और वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी तो वो कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो OC लाइन है वो इस AB को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, क्योंकि AB कॉर्ड है और ये वो लाइन है जो सेंटर से पास कर रही है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है,
ठीक है। तो बेटा इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर है। अब ये लेंथ कितनी है हमें नहीं पता, हमने इसको x कह दिया। अगर ये x है तो ये भी x ही होगी। तो यहाँ नीचे सोल्यूशन में मैंने जो डायग्राम बनाई है मैंने मेंशन किया है, ये भी x है और ये भी x है। ठीक है बेटा, और हमने यहां से लेकर यहां तक लेंथ मालूम करनी है। अगर इस एक पार्ट की लेंथ मालूम हो जाए तो दूसरे की लेंथ भी वही है, दोनों को ऐड करके हम AB की वैल्यू को मालूम कर लेंगे। अब किस तरह से हम इस x की वैल्यू को मालूम करेंगे? अगर आप यहां गौर करें बेटा तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इसमें ये साइड 13 सेंटीमीटर है, ये साइड हमने मालूम करनी है। ये साइड दी नहीं गई लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पहले इसके कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से ये लेंथ निकाल लेंगे। जब ये लेंथ भी आ जाएगी, ये पहले से मौजूद है, तो तीसरी लेंथ हमें आसानी से मिल जाएगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप लिख दीजिए OA 13 सेंटीमीटर है, AB की वैल्यू आपने मालूम करनी है। दो पॉइंट्स दिए गए O और C, उनके कोऑर्डिनेट्स 3 और 6 और 7 और 9 है। ठीक है, हमेशा याद रखें कोऑर्डिनेट्स में पहला ऐसा x होता है, दूसरा ऐसा y होता है। इसको अगर हम x1 कहेंगे, इसको y1 कह देंगे, इसको x2 कह दें, इसको y2 कह दें। ठीक है बेटा, अब यहां पे आप बताएंगे कि एज OC इज परपेंडिकुलर टू द AB एंड OC पासिस थ्रू द सेंटर, दोनों कंडीशन पूरी, परपेंडिकुलर भी और सेंटर से पास कर रहा है, दैट्स व्हाई ये कॉर्ड AB को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। इसका मतलब AC फिर बराबर होगा CB के। ठीक है बेटा, अच्छा तो हमने लेट कर लिया कि ये दोनों बराबर है और ये x के इक्वल है। ठीक है, अच्छा इसको इतना यहां तक रोक लीजिए। उसके बाद फिर जो वो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए थे उन कोऑर्डिनेट्स से पहले आप ना बेटा वो डिस्टेंस मालूम कर लीजिए O से C तक। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर। अब याद रखिए अगर आप जो डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं ना वो O से C तक है, ठीक है, O से C तक है, तो C के कोऑर्डिनेट्स में से O के कोऑर्डिनेट्स को फिर आप माइनस करेंगे। यानी अगर आप OC मालूम कर रहे हैं तो C वालों में से O वाले को आपने माइनस करना है। ठीक है, तो इसका क्या होता है x2 - x1, ये x2 है ये x1 है, 7 - 3 कर लेंगे। ठीक है, और y2 - y1 ये 9 है और ये 6 है, यहां पे लिख देंगे। अब ये 4 आया, 4 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस आना था, मैंने बाय मिस्टेक माइनस लिख दिया। ये 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जमा करोगे 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो बेटा 5 मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास OC की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो अब देखिए ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई 5 सेंटीमीटर, ये जो है वो 13 सेंटीमीटर है, तो इसको मालूम करना आप कोई मसला नहीं है। आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल OAC इस ट्रायंगल के अंदर, उसको मैंने अलग से यहां बना दिया। ये 5 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर और ये x है। ठीक है बेटा, तो यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है जी? OA है और इसकी बेस AC है और इसका परपेंडिकुलर क्या है? OC है। अब वैल्यूज प्लग इन कीजिए, OA की वैल्यू 13 और AC की वैल्यू x, OC की वैल्यू 5, इसके स्क्वायर 169, इसका स्क्वायर x स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर 25, इस 25 को इधर ले आइए, 169 में से 25 माइनस करेंगे बेटा 144 बचेगा, दैट इज इक्वल टू x का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x बच जाएगा और 144 का स्क्वायर 12 आएगा। तो 12 सेंटीमीटर हमारे पास ये एक पार्ट की लेंथ आ गई ये वाली, जबकि हमें मालूम करनी है AB की लेंथ। तो हम जानते हैं अगर AC और BC दोनों क्या है? बराबर हैं। अगर एक हिस्से की वैल्यू 12 है तो दूसरे हिस्से की वैल्यू 12 होगी, तो टोटल करेंगे 24, लेकिन प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। AB बराबर है AC प्लस CB। देखो ये पूरा AB है ना, ये बराबर है ये टुकड़ा जमा ये वाला टुकड़ा, दोनों को जमा कर दो, इसकी वैल्यू भी x, इसकी वैल्यू भी x। एप्पल प्लस एप्पल क्या होता है? 2 एप्पल। और x की वैल्यू कितनी थी? 12 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करो 2 से 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 24 सेंटीमीटर जो है ये बेटा हमारे पास आ जाएगी AB की वैल्यू, जो कि हमें मालूम करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल EFGH such that EF is equal to 6 सेंटीमीटर and FG is equals to 4 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल ड्रा कीजिए जिसका नाम EFGH हो और उसमें एक साइड EF 6 सेंटीमीटर की हो और FG बेटा 4 सेंटीमीटर की हो। ठीक है, ड्रा सर्कल पासिंग थ्रू इट्स वर्सेस। फिर एक सर्कल ड्रा कीजिए जो कि इस रेक्टेंगल के वर्सेस से पास करता हुआ जाए, यानी इसके चारों कोनों से टच करता हुआ जाए। ठीक है, एंड प्रूव दैट इट इज द ओनली सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू द वर्सेस। और साबित कीजिए कि ये एक ही सर्कल है जो कि इस रेक्टेंगल के चारों वर्सेस को टच करता हुआ जा रहा है, इसके अलावा कोई और सर्कल ऐसा नहीं है जो इसके चारों वर्सेस को टच करता हुआ जाए। ठीक है बेटा, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पे बनानी है जी रेक्टेंगल, उसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर और विड्थ बेटा 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है।
और अगर मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगा तो फिर आपको समझाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम ऐसे करेंगे, एक बड़ी लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे, और मैं ऐसा करता हूँ बेटा कि 1 सेंटीमीटर के लिए ना मैं 3 इंच की लाइन लगाऊंगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बड़ी डायग्राम हो जाएगी, फिर आपको समझ भी आ जाएगा। तो चलिए जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा 12 इंच, यानी कि 4 सेंटीमीटर की लाइन होगी, ठीक है। और हमने लगानी है जी 18 इंच की लाइन, ठीक है। तो ये 6 हो गई, यहाँ से आगे बढ़ा देते हैं इसको। ये मेरे बेटे हमने 18 इंच की एक लाइन लगा दी है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है यहां पर 6 सेंटीमीटर को, 6 सेंटीमीटर को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो अब हमें मालूम होना चाहिए कि हमने नेक्स्ट एंगल ड्रा करना है 90 डिग्री पे। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, कंपास को आपने ओपन कर लेना है ऐसे, और इसको पहले एक नाम दे दीजिए, जो भी आप देना चाहते हैं। EF नाम दे देते हैं। ये पॉइंट E आ गया और ये पॉइंट आ गया F, ठीक है। अब जो पॉइंट F है ना बेटा, पॉइंट F से आपने एंगल 90 डिग्री का ड्रा करना है। उसका तरीकाकार क्या होता है, सबसे पहले ये जो टिप है ना, आपने इसके इस वाले पॉइंट पे रखनी है, यहां पर अगर आपको नजर आ रहा हो बेटा, ये बिल्कुल एहतियात के साथ यहां पे आपने टिप रखनी है इसकी, और आपने एक आर्क ड्रा कर देनी है ऐसे, ठीक है ना। ये हमने एक आर्क ड्रा कर दी बेटा जी, ये कुछ इस तरह से ऐसे, ठीक है। ओके, इसको दोबारा से मैं नीट कर देता हूं। उसके बाद बेटे क्या होता है, आपने ऐसा करना है कि जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, यहां पे इसकी टिप रखनी है और एक आर्क बनाएंगे। ये 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। फिर आप इस पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क और बनाएंगे यहां पर, यानी यहां पे रखा और एक आर्क यहां बनाई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 120 डिग्री का एंगल। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि चीजें सही से विजिबल हों। ऐसे एक आर्क ये आ गई, दूसरी आर्क ये आ गई। अब यहां से यहां तक 60 और यहां से यहां तक फिर 60, 120, 90 इन दोनों के दरमियान होता है। 60 और 120 के दरमियान 90 होता है। तो अब हम फिर क्या करेंगे, उसके लिए ऐसा करेंगे, उतनी ही कंपास खुली रहेगी बेटा। मैं यहां पे रखूंगा इस पॉइंट के ऊपर इधर, और एक आर्क ऐसे ऊपर बना दूंगा ऐसे। फिर मैं इस साइड पे आऊंगा और इस पॉइंट पे रखूंगा कंपास को ऐसे, और एक आर्क यूं बना दूंगा। ये देखिए, उन पॉइंट्स के ऊपर रखा तो मेरे पास जो है ना, ये दोनों आर्क एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि विजिबल हो। अब हम इसको थोड़ा सा नीट करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना तभी कोई इशू नहीं, ऐसे ही रहनी थी। ओके बेटा, अब क्या करेंगे जी, आपने स्केल देने और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सीधा ऊपर की तरफ ले जाना है, ऐसे कनेक्ट कर देना है, यानी इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ। तो ये मेरे बेटे मेरे पास एक लाइन बन के आ जाएगी, ये ऐसे, जो कि 90 डिग्री पर होगी। ये थोड़ा बहुत तो बेटा एरर वगैरह आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बोर्ड के ऊपर मार्कर स्लिप होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसमें गुंजाइश हो सके, लेकिन जब आप प्रकार से बनाएंगे कंपास से, तो वो क्योंकि पेज के अंदर ग्रिप हो जाती है, तो फिर वहां पे स्लिप होने का चांस नहीं होता, ठीक है। तो आपने ऐसे एक लाइन ड्रा कर लिया, ओके जी। उसके बाद फिर क्या करना है जी, हमने इसको नाम दे दिया EF का, और F पॉइंट के ऊपर हमने एक एंगल भी ड्रा कर दिया बेटा जी 90 डिग्री का, सही है। ओके, उसके बाद फिर हम ये करेंगे कि जो नेक्स्ट लेंथ है इसकी 4 सेंटीमीटर है, जो कि FG है। ये EF और FG कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर तो 3 इंच को मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मुझे 12 इंच की लाइन लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। 4 3 12 होता है। ओके, तो स्केल से भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो कंपास से भी आप बेटा जी इसको मेजर कर सकते हैं। ये यहां पर ये पॉइंट बनता है, ठीक है। और वैसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप इतनी कंपास खोलें, कंपास खोलने के बाद ना, यानी इतने आप यहां पे एक आर्क बना लें। अब मैंने ये एक पॉइंट डिसाइड कर लिया, ये वाला पॉइंट, ये जो है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो मेरे पास इसकी लेंथ शो करेगा। इस पॉइंट को मैं G कह देता हूं, ठीक है। और ये जो लेंथ मेरे पास आ रही है मेरे बच्चे, कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, हम कंपास को दोबारा से खोलेंगे, ठीक है, और सही ठीक ठाक खोलेंगे आपकी 12 में इसको, ठीक है। जितना मैक्सिमम पता नहीं मेरे पास और खुलेगी या नहीं खुलेगी कंपास, ये मैं ट्राई कर लेता हूं। थोड़ा सा और खुलेगी ऐसे,
ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, लो जी एग्जैक्टली बल्कि थोड़ा सा फर्क है, ये इधर से ई पॉइंट के ऊपर और इधर से ये एफ पॉइंट के ऊपर, ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा होगी मेरे ख्याल से। लीजिए बेटा, ई और एफ दोनों पॉइंट बराबर आ गए। अब आपने इस पॉइंट जी के ऊपर रखना कंपास को, जी पॉइंट के ऊपर ऐसे, किस तरह से बताऊं आपको मैं, यहां रखा, उसके बाद बेटे आपने ऐसे आंख लगानी है, ऐसे, ठीक है ना, नहीं सही बनी, 2-3 बन गई हैं दोबारा ट्राई करता हूं। देखो बेटा यहां पे रखना है आपने ये पॉइंट इधर, और यहां से एक आर्क बना देनी है आपने ऐसे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद फिर आपने ये करना है कि इसको दोबारा से थोड़ा सा क्लोज कर लें, और अब जितनी लेंथ ये है ना, ये ऊपर वाली लेंथ जो है ये एफ जी की, इतनी लेंथ के बराबर कंपास को ओपन करें दोबारा से, तो ये एग्जैक्टली हमारे पास उतनी लेंथ है। अब आप इस पॉइंट के ऊपर दोबारा आ जाइए और यहां से ना बेटा इसको ऐसे क्रॉस कर लीजिए, ये जो पॉइंट है ना, अब इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करना है, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करना है, तो आपकी रेक्टेंगल बेटा जी तैयार हो गई है, ठीक है। इसको रख लेते हैं अब हम यहाँ पे, और स्केल की हेल्प से हम इसको लाइन लगाते हैं यहां पर, ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला पॉइंट है, और दूसरा हमारे पास जो आर्क बनी है वो यहां बनी है, ठीक है बेटा। अब आपको सही से विजिबल होगी क्लियरली, ये वो पॉइंट आ गया, ठीक। अब हमने इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर देना है ऐसे, लीजिए बेटा ये आ गया पॉइंट हमारे पास, ठीक, इधर से ये पॉइंट है ऐसे, ओके। और उसके बाद फिर इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देना है, ये हमारे पास ई एफ दोनों तैयार होगी, ठीक है। ये बेटा जी आपके पास वो पॉइंट आ गया, ओके। अब रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास बन चुकी है ई एफ जी, और इसको नाम दे देते हैं जी हम एच का, ई एफ जी एच होगी। अब क्या करना है, नेक्स्ट हमारा काम ये है मेरे बच्चों, हमने इनके डायगोनल ड्रा करने हैं। डायगोनल यहां से इस कोने को मिलाएंगे, इसको इस कोने से मिलाएंगे, तो हमारे पास इसके जो डायगोनल है वो तैयार हो जाएंगे। मैं इस 90 को थोड़ा सा ऊपर मेंशन कर देता हूं ताकि डायगोनल से कटे ना ये, ओके। तो कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का, डायगोनल्स के लिए रेड कलर यूज कर लेते हैं। लीजिए बेटा, इधर से H और इधर से ये F जो है, ठीक है। इधर मैंने कौन कौन से कंस्ट्रक्शन में लिखे हैं मैं उन्हीं को ज्वाइन कर देता हूं, एक HF और एक EG, ठीक है, HF और EG। तो ये H और ये F, ये आप देखिए बेटा, ये H और ये F, इनको हमने ऐसे ज्वाइन कर देना डॉटी लाइन से, ये आ गई, ठीक। इसी तरह से हमने E और G को भी ज्वाइन कर देना है, ये E और ये G, इनको दोनों को ज्वाइन कर देना है हमने ऐसे, और इधर से थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा ऐसे। लीजिए मेरे बेटा, ये आगे हमारे पास दूसरा डायगोनल, ठीक है। अब यहां पर आपको एक पॉइंट मिलेगा जिधर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं जी पॉइंट O, ठीक है, पॉइंट O का नाम दे दिया। और उसके बाद अब हमने दोबारा से कंपास को ओपन करना है, ठीक है। और क्योंकि हमने अब एक ऐसा सर्कल ड्रा करना है जो कि इनके चारों किनारों को टच करता हुआ जाए, तो हम सेंटर से इसकी पिन रखेंगे और इसकी जो टिप है मार्कर की वो हम यहां रखेंगे, ये किसी भी एक साइड पे आप रख सकते हैं। और जब वो आपको लगे कि ये बिल्कुल बराबर आ गई है उसके, वहीं पे रुक जाइए। थोड़ा सा और करना पड़ेगा, अब बराबर आ गई है, इधर भी बराबर आ गई है, इधर भी बराबर आ गई ऑलमोस्ट, और इधर भी बराबर आ गई है। बेटा थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, ठीक है, वो मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ मार्कर जो है वो, सॉरी, जो टिप है इसकी कंपास की वो स्लिप होती है, ठीक है। तो हम कोशिश तो करेंगे कि ना आए फर्क, लेकिन अगर आ गया तो उसको फिर आपने थोड़ा सा मैनेज कर लेना है। ये हमारे पास सर्कल बन रहा है जी, ये इन दो पॉइंट को तो अच्छे से टच हो गया।
अब इधर से भी ओहो, ये हो गया। इसी तरह ऊपर से ले आते हैं इसको, गुड, ये भी हो गया। उसके बाद फिर आगे इस तरफ आ जाते हैं। बोर्ड के ऊपर ड्रा करना बेटा इसको बड़ा मुश्किल काम है। लिया आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास एक सर्कल जो है वो बन के आ चुका है, और इस सर्कल ने इसकी चारों जो साइड्स हैं उसको टच किया है। तो हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि ये क्लियरली विजिबल हो। ये लीजिए, ठीक है बेटा। तो ये सर्कल कंप्लीट हो गया। अब ये यहाँ पे एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, तीसरा ये पॉइंट और चौथा ये पॉइंट, इन चारों पॉइंट्स को टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है बेटा। ओके जी, अब देखिए जो कुछ आपने यहां पर किया वही सारी कंस्ट्रक्शन आपने लिखी है। ड्रा द लाइन AF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ड्रा की थी। उसके बाद ड्रा द एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट F, पॉइंट F पे ड्रा किया था। उसके बाद ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एट द पॉइंट F, यहां से आपने 4 सेंटीमीटर की रेडियस की एक आर्क बनाई थी। यहां पर मैंने खैर मैयर करके लगाया, लेकिन आप चाहें तो यूं आर्क भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर है जी ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एट पॉइंट G, फिर पॉइंट G से 6 सेंटीमीटर की आर्क जो यहाँ पे लगाई थी हमने, ठीक है। उसके बाद फिर है जी ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे हमने इस पॉइंट E से 4 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ लगाई थी, ठीक है। फिर हमने किया था आर्क ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट G, कट द आर्क ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट E। अब जो G पॉइंट पे रख के आर्क ड्रा की थी और जो E पॉइंट पे रख के ड्रा की थी वो दोनों इस पॉइंट पे आके कट की थी, और H वो पॉइंट था। उसके बाद ड्रा द रेक्टेंगल EFGH, फिर हमने इनको इससे और इसको उससे ज्वाइन करके एक रेक्टेंगल ड्रा कर दी थी। उसके बाद क्या किया था, ड्रा द डायगोनल्स HF एंड EG, HF और EG दोनों डायगोनल ड्रा किए थे। उसके बाद फिर बताया कि वो पॉइंट O के ऊपर कट करेंगे। फिर हमने किया ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस OF, O से लेकर F तक का हमने ओपन किया रेडियस कंपास का। उसके बाद हमने एक सर्कल बनाकर दे दिया आपको, ठीक है। तो यही हमारा वो रिक्वायर्ड सर्कल था जो कि हम बनाना चाहते थे, ठीक है। अब ये वो पॉइंट है, ये O। अच्छा, अब देखिए अगर हम सवाल ये था कि क्या इससे सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है, कोई और सर्कल पास कर सकता है? इस सर्कल के अलावा कोई भी और सर्कल इन चारों वर्सेस से गुजर कर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप कोई और सर्कल बनाना चाहेंगे, ठीक है, तो मे बी वो किसी एक दो पॉइंट को तो टच करके जाए, लेकिन बाकी जो पॉइंट्स है वो उससे मिस हो सकते हैं, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स को टच करता हुआ नहीं जा सकता। मतलब आप ट्राई कर लीजिए, अब यहाँ की बजाय यहाँ रख के देखिए। जब आप यहाँ रख के देखेंगे, चले मैं यहाँ रख देता हूँ, ये देखिए अब ये इस एक पॉइंट को टच कर रहा है इसको, लेकिन जब इधर आएगा तो ये मिस हो जाएगा। इधर आएगा तो हमारे पास ये टच कर रहा है थोड़ा बहुत, और इधर आएगा तो ये फिर मिस हो जाएगा। तो इस तरह से आपके दो पॉइंट फिर मिस हो गए। इसके अलावा कोई और पॉइंट ट्राई करना चाहते हैं आप, जो है वो यहाँ पे ट्राई कर लें जी। चले ये वाला पॉइंट ट्राई कर लेते हैं। अब इधर इसको टच कर रहा है, ये मिस हो जाएगा। इसके अलावा ये मिस हो जाएगा, इसके अलावा ये भी मिस होगा। तो इसके अलावा कोई भी और पॉइंट आगे पीछे आप रखेंगे इस पॉइंट O के अलावा, ठीक है, तो वो ऐसा कोई सर्कल बनेगा ही नहीं जो इसके चारों पॉइंट्स को टच करता हुआ जाए। इसलिए हमारे पास ये एक ही सर्कल है जो कि इसके चारों वर्सेस को टच करता हुआ जा रहा है। इसके अलावा कोई और सर्कल नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर 7, टेक 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A B C D। 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लीजिए जिनके नाम A B C D है। बेटा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ना पाए जाते हों। फॉर एग्जांपल, एक पॉइंट अगर इधर है, दूसरा इधर होगा, तीसरा इधर होगा, चौथा इधर होगा, ये चारों एक लाइन पर नहीं पाए जाते। इनको कहा जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर पाए जाते हैं। फर्ज करेंगे 4 पॉइंट अगर कोलिनियर होते तो ये चारों एक ही लाइन के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं और ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो कहा जा रहा है 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं सच दैट, इस तरह से वो पॉइंट हैं कि अब उनकी तरतीब के बारे में बता रहे हैं। सच दैट AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू BD। अब AB क्या है? B से A तक फासला। BC क्या है? B से C तक फासला। BD क्या है? B से D तक फासला। यानी पॉइंट B से A का फासला, पॉइंट B से C का फासला, पॉइंट B से D का फासला। B का A, C और D तीनों से फासला बराबर है, ये इस बात का मतलब है, ठीक है, कि पॉइंट B का A से फासला, C से फासला और D से फासला बराबर है। ओके, ये आपको एक इंफॉर्मेशन उसने साथ में बता दिया। ओके, ड्रा ऑल पॉसिबल सर्कल दैट कैन पास थ्रू ACD।
अब जितने भी पॉसिबल सर्कल इन 3 पॉइंट से ए, सी और डी से गुजर सकते हैं बेटा वो आपने ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, सबसे पहले हम एक पॉइंट यहां पे ले लेते हैं जी, इधर ये एक पॉइंट आ गया। ठीक है, इस पॉइंट को हम बी कह देते हैं। मैं बी से इसलिए स्टार्ट करूं क्योंकि देखो ना, बी से ए तक फासला, बी से सी तक फासला, बी से डी तक फासला बराबर है, तो हम बी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। एक पॉइंट हमने ले लिया बी। ठीक है, अब कोई भी लेंथ, क्योंकि यहां पे आपको बताया नहीं गया कि इतनी लेंथ है बी से ए तक या बी से सी तक या बी से डी तक, तो आप अपनी मर्जी से कोई लेंथ ले सकते हैं। मैं यहाँ पे तकरीबन कोई 8 इंच के बराबर की फासला ले लेता हूं, जो कि मैं यहाँ पे पॉइंट बी से पॉइंट ए का ले रहा हूं। ठीक है, ये पॉइंट बी, इससे पॉइंट ए तक फासला मैं ले रहा हूं जी 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहां पर ये पॉइंट आ गया मेरे पास 8 सेंटीमीटर पे, इसको मैं कह देता हूं जी ए। ठीक है, उसके बाद फिर मैं कोई इधर पॉइंट ले लेता हूं, वो भी 8 सेंटीमीटर पे, ये आ गया जी हमारे पास 8। ये भी एक पॉइंट आ गया। ठीक है, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं जी ये पॉइंट सी है। कोई और पॉइंट ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं इधर। ठीक है, यहां से तो ये बनता है हमारे पास 8 इधर। ठीक है, ये इस पॉइंट को हम कह देते हैं जी पॉइंट डी। ठीक है, अगर आप चाहें तो इनको डॉटेड लाइन से शो भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आप ये कह दीजिए कि ये वाली लेंथ है ए से बी तक। ठीक है, और जो ये लेंथ है हमारे पास पॉइंट बी से सी तक, और ये जो लेंथ है पॉइंट बी से डी तक, ये सब के सब बेटा क्या है, बराबर हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने चारों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए और आपने देखा बेटा ये इनमें से कोई भी जो है ना वो एग्जैक्टली एक लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है। ठीक है, ओके, अब हमने एक सर्कल जो है वो ड्रा करना है। ठीक है, और हम ऐसा करेंगे कि जो पॉइंट बी है ना, इसको हम एक सेंटर के तौर पे ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने कंपास खोल के इतनी रख देनी है जितना ये फासला था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस बी का सी से फासला, ए से फासला और डी से फासला बराबर है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पॉइंट बी पे रखा हमने ऐसे बिल्कुल इसके सेंटर में, और यहां से हमने एक सर्कल जो है वो ड्रा करना है। ठीक है, ये सी से गुजर गया सर्कल, उसके बाद उसको आगे बढ़ने दें। ये डी से भी गुजर गया, उसके बाद फिर इसको यहां से लेके आएंगे हम ये। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एक सर्कल बन गया है जो कि इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए, सी और डी से गुजर के जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे जितना भी काम आपने किया है ना उसको सारे को आपने कंस्ट्रक्शन में शो करना है। सबसे पहले आप बता देंगे ड्रा 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी डी सच दैट द पॉइंट बी इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑल पॉइंट ए सी डी। आपने इस तरह ड्रा करना है कि पॉइंट बी जो है वो ए सी डी से बराबर फासले पर हो, जैसे मैंने आपको समझाया और स्टेटमेंट से ही हमें ये बात पता चली है। कंसीडर पॉइंट बी एज सेंटर एंड ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस ए बी। अब हमने इस बी को एज अ सेंटर लिया। ठीक है, मैं इसको ब्लू से हाईलाइट कर देता हूं, इसको हमने एज अ सेंटर लिया है, और उसके बाद फिर हमने बी से ए या बी से सी या बी से डी, कोई भी आप लिख सकते हैं, कि बराबर हमने कंपास को ओपन किया और एक सर्कल ड्रा किया। ठीक है, और वो सर्कल जो है वो इन्हीं तीनों पॉइंट ए सी डी जो कि रिक्वायर्ड पॉइंट है उनसे पास करता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब यहां से ओनली वन सर्कल ही पास कर सकता है जो कि पॉइंट बी को सेंटर बनाते हुए हम ड्रा कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरह ये बात कह सकते हैं कि इसमें से सिर्फ एक सर्कल ही पास कर सकता है, कोई और सर्कल पास नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके लिए जरा बात ध्यान से सुन लीजिए बेटा। अब देखें ये पॉइंट बी है ना, इसको हम एज अ सेंटर मानते हैं, तो वो इसको भी टच करता है, इसको भी टच करता है, इसको भी टच करता हुआ जाता है। अब इस पॉइंट बी का ए से फासला, पॉइंट बी का सी से फासला, पॉइंट बी का डी से फासला, सबके फासले बराबर है। ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लिखना चाहें तो मजीद उसके अंदर लिख सकते हैं। अगर कोई लॉजिक मांगे आपसे, रीजन मांगे, या कोई बच्चे होते हैं ना जो कहते हैं हमें हर चीज की लॉजिक रीजन चाहिए, तो उसके लिए बता रहा हूं बेटा कि इन तीनों पॉइंट्स का बी से फासला बराबर है, तो अगर बी को सेंटर मानेंगे तो ये तीनों को टच करता हुआ जाएगा। अगर मैं बी की बजाय कोई और पॉइंट यहां पर ले लेता हूं जी, ये वाला पॉइंट,
इस पॉइंट को या इधर कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, उसको मैं सेंटर मानते हुए सर्कल ड्रा करूंगा, तो हो सकता है ये किसी एक पॉइंट को तो टच करता हुआ जाए, तो बाकी पॉइंट से इसका जो है वो टच करता हुआ नहीं जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट का इन तीनों पॉइंट से फासला बराबर नहीं है। सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जिसका ए से फासला, इसका सी से फासला और इसका डी से फासला बराबर है। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ एक ही ऐसा सर्कल है जो कि इन तीनों पॉइंट से गुजर के जा सकता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं मेरे बेटे, इन तीनों पॉइंट से ए सी डी से सिर्फ एक ही सर्कल जो है वो गुजर के जा सकता है जिसका सेंटर बी है। इसके अलावा कोई और सर्कल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस बी पॉइंट से ए का फासला, बी पॉइंट से डी का फासला, बी पॉइंट से सी का फासला बराबर है। इसके अलावा अगर कोई और पॉइंट ले लेंगे तो उस पॉइंट का ए, सी और डी से बराबर फासला नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कोई और ऐसा सर्कल नहीं गुजरता जो कि इन तीनों पॉइंट को टच करता हुआ जाए, क्योंकि टच करके वही सर्कल जाएगा जिसका इस सेंटर से इस तक और इस तक फासला बराबर है। तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट बी जिसका इन तीनों पॉइंट से फासला बराबर है। इसके अलावा कोई पॉइंट यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जिसको तीनों से फासला बराबर हो, इसलिए सिर्फ एक सर्कल पास कर सकता है। ये वाला पॉइंट अगर आप चाहें तो इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें। ठीक है, लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल में लेके जाते नहीं, अभी आप छोटे बच्चे हैं तो बता दिया, आपको लिखना चाहें लिखना, नहीं तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, इन डायग्राम PU is equal to 16 सेंटीमीटर एंड RS is equals to 10 सेंटीमीटर। बेटा ये इस क्वेश्चन के साथ डायग्राम दी गई है और इसके अंदर ये P से लेके U तक जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है और R से लेके S तक जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसके आगे दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में कहा जा रहा है एक्सप्रेस OU इन टर्म्स ऑफ R। अब ये जो OU लेंथ है ना, इसको आपने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ R। इसका मतलब यह है कि बेटा कि आपने OU की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी, ठीक है, बल्कि आपने इसकी ऐसी वैल्यू बतानी कि इसके अंदर R है, यानी R के रिलेशन की सूरत में आपने OU की लेंथ मालूम करनी है। ओके, मैं भी बताऊंगा कैसे। फिर उसके बाद इसके सेकंड पार्ट के ऊपर आइए, फॉर्म एन इक्वेशन इन R एंड सॉल्व इट टू फाइंड द रेडियस R। अब आपने एक इक्वेशन बनानी है R की शक्ल में और उसमें से आपने R की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू को मालूम करना है। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आते हैं बेटा पार्ट नंबर 1 पे। ये पार्ट नंबर 1 है, जो डाटा गिवन है वो नोट कर लीजिए। PU इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है और RS इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपने OU की वैल्यू मालूम करनी है इन टर्म्स ऑफ R। ठीक है, अब OU कहां पर पाया जा रहा है? OU मेरे बच्चे पाया जा रहा है यहां पे ये। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस रिलेशन को देखना है, P से लेकर U तक जो लेंथ है, ठीक है, वो सम है किसका? PO का और OU का। तो हम लिखेंगे PU इज इक्वल टू PO प्लस OU। तो यहां लिखें इस रिलेशन को, PU इज इक्वल टू PO प्लस OU। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए ये जो PO है ये R के बराबर है। क्यों R के बराबर है? क्योंकि देखिए बेटा हमने बेसिक कंसेप्ट में सीखा था कि सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच करने वाली लाइन जो है वो उसका रेडियस होती है और एक सर्कल के तमाम रेडियस बराबर होते हैं। अब O से R तक अगर ये R है तो O से P तक ये भी फिर क्या होगा? R होगा। ये नीचे जो डायग्राम बनाई है उसके अंदर मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। ये हमें क्वेश्चन से R मिला था और उसको देख के हमने इसको भी R शो कर दिया। ठीक है, क्योंकि एक ही सर्कल के दो रेडियस है, बराबर होते हैं। सो PO की जगह पे बेटा मैंने लिख दिया R। ठीक है, और PU की वैल्यू तो उसने क्वेश्चन में खुद दी थी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और OU की वैल्यू हमें मालूम करनी थी। अब सिंपली R को आप इधर ले आइए, OU इज इक्वल टू 16 माइनस R। अब देखिए ये OU की ऐसी वैल्यू जिसमें R इस्तेमाल हो रहा है, ये R के साथ ये वैल्यू आई है। ठीक है, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ OU इन टर्म्स ऑफ R। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर इसके पार्ट नंबर 2 के ऊपर आ जाइए। अब पार्ट नंबर 2 में हमने रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू को मालूम करना है। सही है बेटा, अब जरा एक बात ध्यान से देखिए, इस डायग्राम के अंदर ना ये जो RS है ये एक कार्ड है, क्योंकि कार्ड ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल के दो पॉइंट को टच करती है और सेंटर से गुजर नहीं रही होती, तो ये कार्ड है। ठीक है बेटा, इसका नाम है RS। उसके अलावा देखिए ये एक लाइन है जो कि सर्कल के सेंटर से पास कर रही है और इस कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, आपको दिख रही होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करे और कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलरली फॉल करे तो वो उस कार्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। अब देखिए क्योंकि ये सेंटर से भी पास कर रही है और इसका सर्कल का जो एक कह लीजिए आर्क है RS, उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है, तो दोनों शर्तें पूरी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, यानी इस को ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब RS की वैल्यू हमें बताई गई थी क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि RU तक भी 5 सेंटीमीटर होगा और US तक भी
5 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर में हमने इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई है? ओके जी, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखें बेटा, अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, खाली इतना लिख देते हैं कि ये जो पी यू है ये आर एस के ऊपर परपेंडिकुलर है। सिर्फ परपेंडिकुलर होना काफी नहीं है, क्योंकि देखो अगर ये परपेंडिकुलर यहाँ की बजाय लाइन यहाँ ड्रा कर दी जाए, अब भी तो ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, लेकिन अब ऊपर का टुकड़ा नीचे का टुकड़ा बराबर नहीं है, तो दोनों शर्तें पूरी हैं। वो आपने लिखनी है तो आपका कंसेप्ट पूरा होगा, अदरवाइज गलत होगा वो कंसेप्ट। ठीक है, तो आपने दोनों पॉइंट मेंशन करने हैं, जब भी लिखें दोनों पॉइंट देखें। मैं जब भी लिखता हूं दोनों बातें लिखता हूं कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक है, एंड पी क्यू पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर ये दोनों पॉइंट लिखेंगे तो वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। तो अक्सर बच्चे जल्दी में बस यही लिखते हैं कि ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। सिर्फ परपेंडिकुलर होना काफी नहीं है, उसका सेंटर से पास करना भी जरूरी है। ठीक है, ये पॉइंट बोलना नहीं है आपने। ओके बेटा, तो हमने इसको 5 सेंटीमीटर में ब्रेक कर दिया। ओके, इसको नोट कर लीजिए कि आर एस जो है वो 10 सेंटीमीटर था, तो क्योंकि पी क्यू और आर एस परपेंडिकुलर है और जो पी क्यू लाइन है वो सेंटर से भी पास कर रही है, दैट्स वाई वो इस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। आर एस को जो कि बनते हैं आर यू एंड यू एस, तो 10 से 2 को डिवाइड कर लो तो 5 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद फिर आपके पास ये जो एक ट्राइंगल बन रही है, ये ट्राइंगल जिसमें एक साइड ये 5 सेंटीमीटर है, नीचे की साइड ओ यू है, ऊपर की साइड आर है, इसका इस्तेमाल करते हुए बेटा आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है इसके ऊपर। ठीक है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इसके मुताबिक जो है वो बनता है हमारे पास ओ आर, ठीक है, और बेस बनती है ओ यू और परपेंडिकुलर बनता है बेटा यू आर। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज प्लग इन कीजिए। ओ आर किसके बराबर था, देखिए क्वेश्चन के अंदर ओ आर बराबर है स्मॉल आर के, मैंने यहां पर भी अलग से बनाई डायग्राम, आर आ गया। ओ यू किसके बराबर था, अभी हमने मालूम किया था, यहाँ पर ओ यू की वैल्यू है 16 माइनस आर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, 16 माइनस आर आई। उसके बाद आर यू की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अब आप इसका स्केयर लीजिए आर स्केयर, इसमें a माइनस बी होल स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, ठीक है, और 5 का स्केयर 25। अब बेटा क्या करेंगे, ये जो r का स्केयर है इसको इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा इधर आके, 256 वैसे ही रहा, 25 को पहले लिख लीजिए, माइनस 32 को r को बाद में लिख दीजिए। आर स्केयर से कट गया 0 और 256 प्लस 25 करेंगे 281 आएगा और माइनस 32 r आ गया। अब इस माइनस 32 r को इधर ले आए ताकि प्लस हो जाए, 32 r प्लस का हो गया इज इक्वल टू 81। हमें चाहिए r की वैल्यू, 32 मल्टीप्लाई और उधर जाके बेटा डिवाइड हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से मिलेगा 8.78 समथिंग ऐसा मिलेगा, इसको आप लिख दीजिए सेंटीमीटर के यूनिट के साथ। यही मेरे बच्चे हमारे पास रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फॉलोइंग डायग्राम AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, DE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। बेटा इस क्वेश्चन में ये आपको डायग्राम दी गई है और बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो AB लेंथ है ना वो 16 के बराबर है। ठीक है, A से लेके B तक 16 सेंटीमीटर है और D से E तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है वो है बेटा जी आपके पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं इसको मेंशन कर देता हूं जी, ये 4 सेंटीमीटर और ये सारी जो है ना सारी की सारी ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इस सर्कल का हमने रेडियस मालूम करना है। तो मेरे बच्चों रेडियस कहते हैं सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, उसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये भी रेडियस है, ये भी सेंटर से सर्कल के एक पॉइंट को मिला रही है, ये भी रेडियस है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो डी है ये भी रेडियस है। ठीक है, तो इसकी हमने वैल्यू जो है बेटा वो मालूम करनी है। अब क्या तरीकाकार होगा हमारे पास, किस तरह से हम इसकी वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। पहले अगर आप थोड़ा सा गौर से इस डायग्राम को देखिए बेटा, तो ये ए बी जो है ना वो हमारे पास इस सर्कल का कॉर्ड है, क्योंकि कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करती हुई जाती है लेकिन वो सेंटर से पास नहीं करती। तो ए बी आ गया हमारे पास कॉर्ड। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर ये एक लाइन है सी डी, वो सर्कल के सेंटर से पास कर रही है और इस कॉर्ड के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करे और कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो वो उस कार्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। ठीक है, तो बेटा हमने इस डायग्राम में पहले क्या किया जी, इस पूरी लेंथ को जो कि 16 सेंटीमीटर थी, 16 ही है ना, हाँ 16 सेंटीमीटर, उसको 8 के 2 बराबर टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है बेटा, अब हमारे पास जो है ना ये यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये वाली जो लेंथ है ये आर, ये हमने मालूम करनी है। सही है बेटा, तो यहां पर ना एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है,
ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो है वो ये हमारा आर मौजूद है और एक गिवन साइड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो पीई साइड है ना वो भी पता नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि बेटा यहां से लेके यहां तक आर है, यहां से लेके यहां तक आर है, यहां से लेके यहां तक भी फिर आर ही होगा, और ये लेंथ हमें दी गई है वो 4 सेंटीमीटर है। अगर यहां से यहां तक पूरा है आर, उसमें से इतना है 4, तो आर में से 4 निकाल दो तो बाकी पीई की लेंथ होगी, तो उसको हमने लिख दिया r-4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है r-4, ये 8 सेंटीमीटर और ये r, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं बेटा, r की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेटजी होगी। स्टार्ट करते हैं। जो डाटा हमें बताया गया है, AB 16 सेंटीमीटर है, DE 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और रेडियस हमने मालूम करना है, कोई भी एक लेंथ के बराबर लिख दो, AP = R, वो हमने मालूम करना है, ठीक है। फिर जो बातें आपको मैंने बताई वो यहाँ पर मैंने लिखी भी है कि एज CD इज परपेंडिकुलर टू AB, पहली कंडीशन, एंड CD पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, दूसरी कंडीशन। दोनों पूरी हुई, लिहाजा जो CD लाइन है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, दो बराबर पार्ट के अंदर डिवाइड कर रही है। तो AE और EB ये दोनों लेंथ में बराबर होंगे, 16/2 कर दे 8 सेंटीमीटर। तो AE की लेंथ भी 8 सेंटीमीटर और EB की वैल्यू भी बेटा 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जो इस ट्राइंगल के अंदर 8 सेंटीमीटर आ गया, ये आर आ गया, इस साइड का प्रॉब्लम था, तो उस साइड का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी हमने एक इक्वेशन लिखी है कि जो डीपी है ना, डी से लेके पी तक जो रेडियस बनता है, पी डी या डीपी कह दें, वो बराबर है पी से लेके ई तक लेंथ प्लस ई से डी। देखो ना, यहां से यहां तक पूरी लेंथ बराबर है, ये लेंथ जमा ये लेंथ, इन दोनों लेंथ को जमा करते हो तो पूरा पीडी बनता है। तो आप उसको यूं लिखो ना कि पीडी बराबर है पीई प्लस ईडी के। अब जो पीडी या डीपी है वो तो हमारे पास रेडियस बनता है, क्योंकि सर्कल के एक पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाले लाइन को रेडियस कहते हैं, उसको हमने आर से डिनोट कर दिया, ठीक है। और जो पीई है, पी से लेकर ई तक, वो हमने मालूम करनी है, ऐसे लिखा रहने दे। और जो ई डी है वो क्वेश्चन में गिवन है 4 सेंटीमीटर, इसको इधर ले आओ बेटा, तो पीई की वैल्यू r-4 आ जाएगी। ये r-4 वैल्यू आपने यहां पर इस जगह पे लिख देनी है। अच्छा, उसके बाद अब देखो हमारे पास जो चीजें पूरी होगी, तीनों साइडें आ गई हैं, तो एक अननोन है उसमें वेरिएबल r, तो उसकी वैल्यू को हम मालूम कर लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन द ट्रायंगल AEP। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज AP को रिप्रेजेंट कर रहा है उस डायग्राम में, देखिए ट्रायंगल की, ठीक है। और जो बेस है वो AE को रिप्रेजेंट कर रही है और जो परपेंडिकुलर है वो PE को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी जगह पे वैल्यू r लिखिए, AE की वैल्यू 8 है, PE की वैल्यू r-4 है। अब इसका स्क्वायर r स्क्वायर रहेगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है, इधर a-b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, जो कि बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो a का स्क्वायर r स्क्वायर रहेगा, b का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस 2ab, 2 को जब 4 से फिर r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8r बन जाएगा, ठीक है। अब ये बेटा जिस r स्क्वायर इधर है ना, उसको इधर ले आइए, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 0 हो गया, ठीक है। 64 प्लस 16 करेंगे तो 80 बन जाएगा, माइनस ये 8r, माइनस 8r को इधर ले आए तो प्लस का 8r हो जाएगा। r की वैल्यू निकालनी है तो 80/8 = 10। इस तरह से पता लगा कि भाई रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10, गिवन दैट डायमीटर एंड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली। बेटा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सर्कल है और उस सर्कल में एक डायमीटर है और एक कॉर्ड है, दोनों की लेंथ जो है वो 10 और 8 सेंटीमीटर है। पहले डायमीटर आया है तो पहले उसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर, बाद में कॉर्ड आया तो फिर कॉर्ड की वैल्यू जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। द डायमीटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो जो डायमीटर है वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में काट देता है। द डायमीटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड सेंटर ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। अब जो सर्कल का सेंटर है उससे कॉर्ड तक का जो फासला है बेटा वो आपके पास 3 सेंटीमीटर है। शो दैट द डायमीटर बाइसेक्ट द कॉर्ड परपेंडिकुलरली। अब हमने ये बात साबित करनी है कि जो डायमीटर है वो कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट तो कर रहा है लेकिन परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, इस बात को हमने प्रूव करना है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। आपने सबसे पहले, अब आपके माइंड में क्या चल रहा होगा, आपने सर्कल की बात है तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रा कर लो, ऐसे सर्कल आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर उसमें एक डायमीटर है तो इसको सर्कल का सेंटर ले लो O और डायमीटर ऐसे ड्रा कर लो, डायमीटर आ गया A और ये आ गया B। वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डायग्राम इस क्वेश्चन में दी नहीं गई ना, तो आपके माइंड कैसे क्वेश्चन को रीड करते हुए डायग्राम बनाएगा वो तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये बेटा आपने बना लिया एक डायमीटर। उसके बाद फिर एक कॉर्ड भी है, तो कॉर्ड और ये जो डायमीटर है ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तभी वो उसको जो है वो दो बराबर हिस्सों में काटेगा, ठीक है।
यही बात हमने प्रूव करनी है बहरहाल, इसलिए हमने इसको परपेंडिकुलरली ड्रा कर लिया ऐसे, दो बराबर हिस्सों में से काट देता है वो। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद फिर वो कहता है कि कॉर्ड का इससे फासला, यानी यहां से लेके ये जो फासला है ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब ये जो पूरी लेंथ है यहां से लेके यहां तक, इसकी ये लेंथ जो है वो कॉर्ड की लेंथ है, इसको कह रहा है 8 सेंटीमीटर। और जो इसकी पूरी लेंथ है यानी यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है ये वाली, इसके बारे में वो कह रहे हैं कि ये जो डायमीटर है वो बेटा वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। हमने ये साबित करना है कि ये लाइन इस लाइन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के ऊपर है। ये बात हमने साबित करनी है। ठीक है बेटा। अब क्योंकि वो खुद बता रहा है कि उसको बाइसेक्ट करता है, दो बराबर हिस्सों में काटता है, इसका मतलब ये कि अगर इस पूरे की लंबाई 8 है तो 4 इधर होगी और 4 इधर होगी। तो ये हमारे पास बेटा डायग्राम आ गई है, जिसमें 4 सेंटीमीटर यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर यहाँ पे। अब क्योंकि जो हमारे पास इसका डायमीटर है वो 10 है, तो डायमीटर का हाफ जो होता है ना वो आपके पास बेटा जी होता है इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो इस सेंटर से लेके सर्कल के एक पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को रेडियस कहते हैं। ये 5 होगा, फिर ये भी सेंटर से सर्कल का पॉइंट है तो ये भी 5 होगा। ठीक है, ये भी 5, ये भी 5 होगा। ओके, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। अब हमने ये प्रूव करना बेटा कि ये जो लाइन है ना इस लाइन के साथ क्या परपेंडिकुलर। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रही है। अब दिखने में लग रहा है कि जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, मगर हम ऐसे इसको नहीं देखेंगे, फौरन से राइट एंगल ट्राइंगल नहीं कह देंगे, हम साबित करेंगे। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हुई तो फिर इसकी ये जो तिरछी साइड है हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर बराबर होगा इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर। अगर तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं फिर तो ठीक है, अदरवाइज राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी। और अगर ऐसा हुआ कि इस साइड का स्क्वायर इक्वल आ गया स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड, और दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट साइड के बराबर आ गई, तो मतलब फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में फिर ये एंगल 90 ही होगा। ठीक है बेटा। तो चलिए जी अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए डायमीटर ए बी है 10 सेंटीमीटर, कॉर्ड है सी डी 8 सेंटीमीटर है, ओ ई की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रूव करना है कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी है। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें से कोई एक रेडियस ले लीजिए ओ ए, तो ओ ए जो है वो इस पूरे डायमीटर को 2 से डिवाइड करने से मिल जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 5 सेंटीमीटर। अब ओ ए की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब सिर्फ ये ओ ए इसमें रेडियस नहीं है, ओ सी भी है, ओ बी भी है, तो हम लिख देंगे जी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। अगर ओ ए 5 है तो ओ सी भी 5 होगा, क्योंकि एक सर्कल की रेडियस कभी अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है, ये 5 आ गए। इस तरह से हमने एक यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाई जिसकी तीनों साइड को मालूम करके पहले रख लिया। अब वेरीफाई करना है कि अगर इस साइड का स्क्वायर बराबर हुआ स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड, तो फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी और वो एंगल फिर उसमें 90 होगा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के अंदर हमने एक साइड OC का स्क्वायर लिया, दूसरी तरफ OE और EC का स्क्वायर लिया। इसका स्क्वायर आया इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4, ये बन गया 25, ये बन गया 9 और इसका स्क्वायर बन गया 16। अब 9 और 16 जमा करोगे तो 25, इधर भी 25 था, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई। इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल है ये पाइथागोरस थ्योरम को ओबे कर रही है, इसको फॉलो कर रही है। तो पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करती है आपकी राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब है कि ये फिर राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल जो है वो फिर इसका क्या होगा, वो फिर 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी साइड के ऑपोजिट एंगल जो है वो आपके पास 90 होता है इसमें। तो अब देख सकते हैं मेरे बेटे कि ये जो हमारा इसमें जो राइट एंगल ट्राइंगल का प्रूफ था वो हो गया। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल तो फिर इसमें वो एंगल भी 90 होगा। तो हम कह देंगे कि OEC ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज इट फॉलोज द पाइथागोरस थ्योरम एंड AB इज परपेंडिकुलर टू CD। लिहाजा ये बात हमारी साबित हो गई। क्वेश्चन नंबर 11, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बेटा आपको फिगर दी गई है और बताया जा रहा है कि इसमें O जो है वो इस सर्कल का सेंटर है। AB इज द कॉर्ड, ये जो A से B तक लाइन है ये इसका कॉर्ड है, एंड CD इज परपेंडिकुलर टू AB, और इसमें एक लाइन है CD जो कि AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंड पासिस थ्रू द सेंटर, और CD लाइन सर्कल के सेंटर से पास करती है। ओके, शो दैट AC इज इक्वल टू BC। अब आपने यहाँ पे शो करना है कि A से लेके C तक लेंथ और B से लेके C तक लेंथ ये दोनों क्या है बेटा, बराबर है। ठीक है, तो इसको हम थ्योरम की सूरत में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखिए हेडिंग गिवन। गिवन में आपको बताया गया कि CD जो है वो AB के परपेंडिकुलर है, AB कॉर्ड है, और जो CD लाइन है वो सेंटर से पास करती है, ये हमें गिवन में बताया गया है। प्रूफ क्या करना है हमने बेटा कि AC साइड जो है वो BC साइड के इक्वल है। ठीक है, अच्छा अब अगर आप यहां देखिए बेटा तो ये दो ट्राइंगल बनती है। इन दोनों ट्राइंगल को मैंने अलग अलग यहां पे बना के रख लिया। ठीक है, अच्छा अब हम पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो फिर हम कह देंगे कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं।
ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे प्रूव करते हैं मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया भी था, दोबारा बता दूं तो बेटा कि एक ट्रायंगल के अंदर टोटल कंपोनेंट होते हैं 6, 3 एंगल और 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। अब इन 6 में से कोई से 3 कंपोनेंट्स अगर मैच कर जाते हैं, ठीक है, और लेकिन उसमें कुछ शराइत है, मैं अभी आगे मजीद बताता हूं। कोई से 3 कंपोनेंट अगर मैच कर जाते हैं तो बाकी 3 चेक करने की जरूरत नहीं होती, वो दोनों ट्रायंगल जो आपस में क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है ना। वो क्या क्या शराइत होती है, वो ये होती है कि या तो इसकी तीनों साइड के बराबर आ जाए, तीनों साइड के बराबर आ गई, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, या फिर 2 साइड और 1 एंगल इसके, 2 साइड 1 एंगल इसके साथ बराबर आ जाए, तो भी हमारे पास जो है वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। या फिर ऐसा हो जाए कि 2 एंगल एक साइड बराबर आ जाए, तो भी वो कॉन्ग्रुएंट होती है, यानी एक दूसरे के इक्वल होती है अल्फाज में। लेकिन अगर तीनों एंगल के बराबर हो तो फिर नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो यहां पर मेरे बच्चों हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कोई से 3 अगर आपने चेक कर ली, बाकी 3 चेक करने की जरूरत नहीं है, वो फिर बराबर ही होंगी, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, फिर उससे हम इस चीज को प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम दो ट्रायंगल का कंपैरिजन कर रहे हैं, एसीडी एंड बीसीडी। देखिए एसीडी एंड बीसीडी, इन दोनों का हम आपस में कर रहे हैं कंपैरिजन, और इनमें हमने 3 चीजें ढूंढनी है जो कि बराबर हैं। सबसे पहली चीज बेटा कि इसमें एडी जो है वो बीडी के बराबर है, ए से लेकर डी तक, डी से लेकर बी तक दोनों लेंथ बराबर। भाई क्यों बराबर है, हमें कैसे पता चला बराबर है, क्योंकि जो चीज आप यहां लिखेंगे ना उसकी यहां अपनी रीजन भी देनी होती है। तो हमें उसने खुद बताया कि जो ए बी है वो कॉर्ड है, और सी डी जो है ना वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और सेंटर से भी पास कर रहा है। तो सी डी लाइन सेंटर से भी पास कर रही है और ए बी के ऊपर कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। तो हम जानते हैं कि कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करे और कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो वो कार्ड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। इसका मतलब है कि फिर ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा दोनों बराबर है। सो AD इज इक्वल टू BD, ये इसलिए मैंने लिखा कि AD जो है वो BD के बराबर है। यहां मैंने रीजन दे दी कि क्योंकि CD BC के साथ परपेंडिकुलर है और CD सेंटर से ही पास कर रहा है, लिहाजा ये इसको 2 टुकड़ों में बराबर तकसीम करेगा, बराबर डिवाइड करेगा। सो AD इज इक्वल टू BD। अच्छा, एक चीज आ गई। अब दूसरी चीज इसमें ढूंढनी है। देखो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर जो साइड CD है वो तो कॉमन है, वो तो दोनों में एक ही है, तो कॉमन चीज तो अलग या डिफरेंट हो ही नहीं सकती। तो हम लिख देंगे इस ट्रायंगल की सीडी साइड इस ट्रायंगल की सीडी साइड के बराबर है, तो यहां पे हमने लिख दिया जी वजह उसकी भी कॉमन इसलिए। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि उसने बताया कि ये जो एक कॉर्ड है उसके ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है मतलब ये कि इधर से भी देखो तो 90 डिग्री, इधर से भी देखो तो 90 डिग्री, तो ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, तो दोनों एंगल 90 हो गए। ये भी लिख दिया हमने कि एंगल ACD यानी ए से चले डी से मुड़े सी पे पहुंचे, तो ADC और BDC दोनों एंगल क्या है, 90 के हैं। और गिवन में हमें बताया गया था कि CD इज परपेंडिकुलर टू AB, इस वजह से हमने ये पॉइंट लिखा। तो 1 2 3 कंपोनेंट मैच करके 2 साइड और 1 एंगल, तो हम लिख देंगे कि भाई ये वाले ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के इक्वल होगी, ये कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। क्यों भाई, वजह ये है कि साइड एंगल साइड बराबर आ गए साइड एंगल साइड के, तो 2 साइड और 1 एंगल दोनों में मैच करके, लिहाजा बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो फिर उसकी हर कोरस्पॉन्डिंग साइड दूसरी के इक्वल होती है, यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली है तो ये इसके बराबर होगी, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली है तो ये इसके बराबर होगी। तो लिहाजा हमने लिख दिया कि AC और BC ये इन दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंट साइड क्या कहते हैं जी, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है, तो ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। हमने यहां लिख दिया, लिहाजा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AC इज इक्वल टू BC होगा। और उसकी वजह भी लिखी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है वो इक्वल होती हैं। इस तरह से AC को BC के इक्वल हमने प्रूव कर दिया। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।